क्यों नहीं रहा? चलिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। जो कल हम इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग का, आज भी हम उस इंट्रोडक्शन को चालू करेंगे। तो आज भी आपको रिलैक्स होके सुनना है, नोट करना है चीज़ों को। एक्चुअली आज की क्लास दो पार्ट में चलेगी। पहला होगा जियोमेट्रिक डिज़ाइन के पहले वाला पोर्शन, जिसमें हम रोड पैटर्न वगैरह को देखेंगे। फिर जियोमेट्रिक डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि अलाइनमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, एंड स्किड क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं रोड पैटर्न से। पहले हम छोटा सा एक रिवीजन लेते हैं कल की क्लास का, कि कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। रोमन में जिन्होंने कर्व दिया था और लेयर में पेमेंट को कंस्ट्रक्ट किया था। रोमन के बाद क्या था, ट्रसागेट जिन्होंने क्रॉस स्लोप दिया था और ड्रेनेज सिस्टम भी दिया था। फिर टेलफोर्ड ने लेयर्स में भी क्रॉस स्लोप दिया था। देन उसके बाद मैकाडेम ने बॉटम के स्टोन्स को हटा दिया था। उन्होंने बताया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज भी देखी थी, उनके सन आपको याद होना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि आईआरसी कब बनना था। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। एक तो ऐसे पूछा जा सकता है कि आपसे सन पूछ लिया जाए कि ये बॉडी कब इस्टेब्लिश हुई थी, या नेशनल हाईवे एक्ट कब आया था, या सीआरआरआई कब इस्टेब्लिश हुआ था। या फिर सीक्वेंस में पूछ सकता है कि तीन चार बॉडी के नाम लिख दिए, सीआरआई, नेशनल हाईवे एक्ट, एनएचएआई, ये सब कब बने थे, इनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं आपसे। एबीसी ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सा सीक्वेंस सही है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब इन क्वेश्चन को देखेंगे, बट एक आइडिया के तौर पे आपको पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यापम हो गया, या कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन का इंजीनियरिंग का एग्जाम हो गया, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे रोड पैटर्न्स को। रोड पैटर्न्स की, रोड की कैसा पैटर्न होता है। रोड को यदि हम ऊपर से देखें, जो भी रोड होता है उनको यदि हम ऊपर से देखें, पिक्चर क्लिक करें एयरप्लेन से, तो जैसा हमें रोड दिखता है, उसका क्या शेप होता है, उसके आधार पर हम कुछ रोड पैटर्न्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं। उन हर रोड पैटर्न्स के अपने अपने फीचर्स होते हैं, कुछ अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, कुछ अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हम डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे कौन सा रोड नेटवर्क सुटेबल होगा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये इस लोकेशन पे कौन सा रोड नेटवर्क परफेक्ट है, या कौन सा रोड नेटवर्क इस जगह पे दिया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉरी, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक रोड पैटर्न को। क्योंकि कुछ फिगर में दिखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बीच में जा रही है ये रोड है, ये है रोड। और यहाँ पे कोई भी एरिया हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, या कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे रोड्स नहीं कंस्ट्रक्ट की जा सकती। ये मान के चलिए कि मेन एक एरिया है, सेंट्रल एरिया है उस लोकेलिटी का या उस सिटी का। इस तरीके के जो रोड नेटवर्क होते हैं जहां पर रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरीके के रोड नेटवर्क को हम रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न कहते हैं। या तो हम उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे, या फिर हम उसे ब्लॉक पैटर्न कहेंगे। इसके साथ दिक्कत क्या होती है, इसके साथ कभी कभी ये दिक्कत होती है कि जब ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जंक्शन पर इस जंक्शन पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस जंक्शन पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पर इस डायरेक्शन से भी व्हीकल्स आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी व्हीकल आ सकता है, यहाँ से भी व्हीकल्स आ सकता है, यहाँ से भी व्हीकल्स आ सकता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस टाइप के रोड नेटवर्क को हम कॉलोनीज में प्रोवाइड कराते हैं। अक्सर आपने कॉलोनीज में देखा होगा, जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ पर इस प्रकार के रोड नेटवर्क को प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉलोनीज में कंपैरेटिवली जो व्हीकल की स्पीड होती है वो स्लो होती है। और यदि आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप गूगल मैप पे चंडीगढ़ सिटी का मैप देख सकते हैं, और आप जरूर देखिए। वैसे मैंने स्लाइड में भी आप कवर किया है उसको, मैं स्लाइड में भी आपको उसकी फोटो दिखाऊंगा, गूगल मैप की फोटो दिखाऊंगा चंडीगढ़ सिटी की।
वहाँ पे आपको एक देखते ही आपको क्लियर कट विजन, वहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं वहाँ पे रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न को फॉलो किया गया है। क्लियर? ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स देखता रहूँगा, आप ज़रूर उस पर मैसेज कीजिए। फिर उसके बाद जो दूसरा रोड पैटर्न है दैट इज व्हाट, हेक्सागोनल रोड पैटर्न। हेक्सागोनल रोड पैटर्न नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रोड का जो शेप्स होगा वो कैसा होगा, हेक्सागोन साइज का होगा, हेक्सागोन शेप का होगा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हर जंक्शन पे, यहाँ पर हर जंक्शन पे 3 रोड आके मिल रही हैं। एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है, एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है, तीसरी रोड ये है। यहाँ पर हर जंक्शन पर 3 रोड आके मिलती हैं। इसलिए इस टाइप के रोड पैटर्न में प्रॉपर मार्किंग की जाना आवश्यक होती है। रोड मार्किंग होना चाहिए, प्रॉपर सिग्नलिंग होना चाहिए, रोड की जो सिग्नलिंग होती है, सो दैट जो ड्राइवर होता है व्हीकल का वो अवेयर हो सके कि आने वाले इंटरसेक्शन पे टोटल 3 रोड मिलने वाली हैं, तो वो वो सेव कर सके अपने व्हीकल को, पहले से अवेयर हो सके इन सब चीज़ों को बचने के लिए। यहाँ पर कंपैरेटिवली इस ग्रिड पैटर्न के यानी कि सॉरी रेक्टेंगुलर पैटर्न से भी हम कंपेयर करें तो यहाँ पे व्हीकल की स्पीड हाई होती है। ये चंडीगढ़ का रोड प्लान है, चंडीगढ़ सिटी का गूगल मैप की फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रोड दिख रही है, ये रोड दिख रही है, ये रोड दिख रही है, ये प्रॉपरली इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। चंडीगढ़ को वेल्ड प्लान्ड सिटी भी कहा जाता है। ये वेल्ड प्लान्ड सिटी है जिसे फ्रेंच इंजीनियर ने डिजाइन किया था। अभी तीसरा रोड नेटवर्क देखते हैं, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इसे हम कहते हैं रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न या स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न या स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न कैसा होता है, ये कुछ ऐसा ऐसा होता है। पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे ये सिटी सेंटर, सिटी का कोई भी ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, एक तरह से सिटी सेंटर है। तो ये यहाँ पर रोड्स जो है वो रेडियल डायरेक्शन में आती हैं और यहाँ से ट्रैफिक को इस सेंटर लोकेशन में लाने का काम करती हैं इस टाइप के रोड पैटर्न में। और यहाँ पर वही ब्लॉक पैटर्न होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडियल और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न एंड और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? और यहाँ पे कोई ब्लॉक है। और उसके बाद जो दूसरा पैटर्न होता है वो रेडियल एंड स्टार, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ये भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इसमें जो ये जो रेडियल्स रोड हैं ये तो वही की वही है, इसलिए इसका नाम में, दोनों के नाम में रेडियल ही है। बट यहाँ पर बट यहाँ पर बट यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न भी है इसके साथ साथ में, रेडियल के साथ साथ यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न भी है। यहीं पे बिजनेस एरिया है, बीच में सेंटर लोकेशन है सिटी की या लोकेलिटी की। तो ये रोड वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी, वही फंक्शन सर्व कर रही हैं जो कि रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न में कर रही थी, वही इस फोर्थ पैटर्न में भी ये रोड वही फंक्शन को सर्व करेंगी। पर जो यहाँ पे सर्कुलर रोड होती है उनको टेक्निकली रिंग रोड बोला जाता है। इनमें से बेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द, वही मैंने आपको पहले ही बताया था, इनमें से बेस्ट पैटर्न कौन सा होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस सिचुएशन को हमें यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेते हुए कौन सा पैटर्न अच्छा होता है वो हम स्टडी करते हैं। ऐसे एब्सोल्युटली नहीं बताया जा सकता कि ये पैटर्न अच्छा है तो यही अच्छा है। बाकी मैं भी इसको बताऊंगा कि ये कब कब अच्छा था, कब कब बुरा था। अभी जब ये खत्म हो जाएंगे, छह पैटर्न है टोटल, तब थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया लगेगा। अब ये रिंग रोड होती है, ये रिंग रोड कब दी जाती हैं, ट्रैफिक कंजेक्शन के लिए। मान के चलिए यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, इस पॉइंट पे काफ़ी ट्रैफिक है, सो दैट यहाँ पे इस बिजनेस एरिया में पहुँचने के लिए आप इस वाली रिंग रोड से पास करके यहाँ पे पहुँच सकें। या एन नंबर ऑफ ऑप्शन है, यदि यहाँ पे कोई कंजक्शन लगा हुआ है तो आप यहाँ से लेके यहाँ से पास करके पहुँच सकते हैं। ये रिंग रोड का यहाँ पे फंक्शन होता है।
फिर उसके बाद जो फिफ्थ है वो है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, यानी कि वही जैसे कि हमने पिछला देखा था, रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, जो कि नागपुर रोड प्लान में भी इसको लिया गया था, इसको फॉलो किया गया था। इसमें क्या है, यहाँ पे सिटी का जो फोकल पॉइंट है वो ये है, माने कि सिटी के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, सकता है ऑफिस हो, बिजनेस एरिया हो, तो ये रेडियल रोड यहाँ पे भी है, उनका भी फंक्शन वही है जो पहले था, यहाँ से रेडियल रोड जा रही है। अब जहाँ पे वहाँ पे वो रिंग रोड दी थी, उनकी जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, ग्रिड पैटर्न दिया है, ये स्ट्रेट पाथ है, ये ग्रिड पैटर्न दिया है। इसका भी पर्पस वही है, मान के चलो यहाँ पे कोई कंजक्शन है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ से आने वाला ट्रैफिक इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच सकता है। सेम यदि यहाँ पे कोई कंजक्शन है तो यहाँ से पहुँच सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं से पहुँचे। अब देखिए क्या था, वो जैसा भी क्वेश्चन आया था कि इनमें से बेस्ट पैटर्न कौन सा है, तो देखिए जब नागपुर रोड प्लान के समय, नागपुर रोड प्लान का टाइम कितना था, कल अपन ने डिस्कस किया था, कितना था, 1943, इजंट इट, 1943 से 61 था टाइम, कितना 63, बट वो 2 साल पहले खत्म हो गया था। अब जब नागपुर रोड प्लान के समय की बात करें, तो नागपुर रोड प्लान के समय ये प्लान बहुत अच्छा था। उस समय जो ट्रैफिक की डेंसिटी थी, ट्रैफिक का जो मूवमेंट था, ट्रैफिक का जो वॉल्यूम था, उस समय के हिसाब से ये पैटर्न उस समय के लिए अच्छा था। बट आज के समय में ये पैटर्न सही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रैफिक की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप खुद देखते होगे, आपने खुद विजुलाइज किया होगा कि 4 या 5 साल में कितने व्हीकल्स, कितना ट्रैफिक अब आ गया है रोड पर। बहुत लंबा समय नहीं है ये 4 या 5 साल, तो आप सोचिए अभी से लेके इतने समय में कितना अंतर आ चुका है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यही बेस्ट है या ये बेस्ट है या ये बुरा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आज के समय में इतनी सारी डेंसिटी हो चुकी है, इतने सारे सिटी के सेंटर बन चुके हैं। अब ये सारे रोड नेटवर्क कब के लिए अच्छे हैं, जबकि वहाँ पे कोई एक फोकल पॉइंट हो क्या, या फिर एक ही कोई बिजनेस एरिया हो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तब ये सिस्टम फिर भी ठीक है कि यहाँ पे लोग जाना चाहते हैं तो हो गया। बट यदि अब बात करें अपन आज के सिचुएशन में, आज हम सिचुएशन में देखते हैं कि भोपाल में कितने सारे, अकेले भोपाल में कितने सारे फोकल पॉइंट है, कितने सारे सेंटर हैं, कितने सारे बिजनेस एरिया हैं। लाइक एमपी नगर हो गया, एमपी नगर के आसपास भी कितने सारे एरिया हैं, न्यू मार्केट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, फोकल पॉइंट है। या तो लोग एमपी नगर भी जाना चाहते हैं, न्यू मार्केट भी जाना चाहते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह के यस ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन एंड इकोनॉमी, या आपने उसको कंप्लीट किया है ना, ये क्वेश्चन नहीं है ना, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन, वेरी गुड वेरी गुड, यही है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन एंड सिचुएशन एंड इकोनॉमी इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल पार्ट। इकोनॉमी भी बहुत क्रूशल पार्ट अदा करता है इन सब चीज़ों में, बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करता है इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी भी हम इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ों को आगे भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में हम किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट ही है या ये वर्स्ट है। यदि ये वर्स्ट होता तो हम उसको पढ़ते नहीं जो वर्स्ट है। बट हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें, यही तो एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होता है सारी चीज़ों का, कि हम उसे एनालाइज कर सकें, हम उसे स्टडी कर सकें कि कहाँ कौन सी चीज़ यहाँ पे सूट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, क्या पर्पस है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी, फंड अवेलेबल कितना हमारे लिए फंड है, क्या इंपॉर्टेंस है उस लोकेलिटी की, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं, उसके बाद निकाला जाता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा सिचुएशन बेस्ट होगी। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ कंसर्न, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है अल्टीमेटली, तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न होता है, ये कौन सा पैटर्न होता है। एग्जाम में क्या पूछ ले कुछ भी नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि आपको ये फिगर ऐसा बना के पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाईवे में नहीं तो किसी और सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उन्होंने फिगर बना के पूछ लिया है कि ये कौन सी क्रॉसिंग है, ये कौन सा रोड नेटवर्क है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आज की सिचुएशन के लिए थोड़ा बहुत सही बैठता है वो है मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। अब ये तब होता है जब मोर देन 1 2 3 4 और इससे ज़्यादा भी जब सिटी सेंटर होते हैं, तब हम मिनिमम ट्रैवल पैटर्न को फॉलो कराते हैं कि यहाँ पे किसी भी
लोकेलिटी के सेंटर पे पहुंचने के लिए आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं कि इस रोड पे जाम लगा है तो उस रोड पे चले जाओ, इस रोड पे जाम लगा है तो दूसरे रोड पे चले जाओ। सपोज यदि आप MP नगर बोर्ड ऑफिस पे हैं और आपको प्रभात सॉरी वो कौन सा पेट्रोल पंप है उसके पास में प्रगति पेट्रोल पंप वहीं पे जाना हो, यदि वहां पे जाम लगा हुआ तो यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन, टीवी के सामने से चले जाओ, लाइक दिस। तो यही सारे जो पैटर्न होते हैं मिनिमम रोड ट्रेवल पैटर्न कहलाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ये यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? अंकित श्रीवास्तव, इज इट क्लियर टू यू? समझ मतलब ये क्लियर है यहाँ तक? रोड पैटर्न छह रोड पैटर्न आपको समझ में आ गए? थैंक, चलिए बढ़िया। 6 रोड पैटर्न हमने एक बार देख लिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे कर लेंगे। सॉरी क्या हो गया, है ना? ये रेक्टेंगल, ओके, ये रेक्टेंगल हेक्सागोनल, चलिए वेरी गुड। अभी हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा था? सिटी रोड के क्लासिफिकेशन को देखा था, प्राइमरी रोड, सेकेंडरी रोड, टर्शियरी रोड, एंड देन आर्टरी रोड, सब आर्टरी रोड, कलेक्टर रोड। अब हम थोड़ा सा एक बार टर्शियरी रोड क्लासिफिकेशन के सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये टर्शियरी रोड सिस्टम क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, बट पूछा जा सकता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है दिन पर दिन, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके। और बहुत सरल है, मेन सरल है, तो इसको पढ़ने में ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे इसको। ऐसा सिस्टम होता है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 क्लासेस है, तीनों क्लासेस के दो क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड कौन सी रोड होती है? ऑल वेदर रोड वो रोड होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो सारे वेदर में सस्टेन कर जाए, सारे वेदर में सस्टेन कर जाए। सस्टेन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर टाइप के वेदर में यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट को हम अलाउ कर सकते हैं। ऐसी रोड क्या कहलाएंगी? ऑल वेदर रोड कहलाएंगी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। फेयर वेदर रोड, यहाँ पे ये फेयर लिखा हुआ है, किसी भी आपको क्लियर नहीं होगा, ये एफ है, FAIR, फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर रोड का मतलब ऐसी रोड जो कि लगभग लगभग हर सीजन में तो चले, पर इन केस कभी मानसून भी सीजन होता है तो हो सकता है वहां पे किसी हैवी रेनफॉल के वजह से वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट जब अलाउ नहीं होता तो उसे हम कहते हैं फेयर वेदर रोड। मतलब कि ठीक ठाक है, बट यदि किसी एक कंडीशन में किसी दिन बहुत ज्यादा पानी गिर गया, 3-4 दिन बहुत ज्यादा पानी गिरा है, तो हो सकता है हम उस कंडीशन में वहां पे ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ ना करें। तो इस प्रकार की जो रोड होती है, इस टाइप की जो रोड होंगी, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फेयर वेदर रोड में रखेंगे। फिर जो दूसरा क्लास होगा वो होगा एक पेव्ड रोड और अनपेव्ड रोड। नाम से ही पता चल रहा है पेव्ड रोड का मतलब क्या होगा। पेव्ड रोड का मतलब होगा कि जिस भी रोड पे, जिस भी पाथ पे हार्ड हार्ड और स्मूथ पेवमेंट, मतलब कि सरफेस प्रोवाइड कहाँ जहाँ पे किया जाएगा, लाइक बिटुमिनस या फिर सीसी कंक्रीट या WBM, ये सब जहाँ पे भी प्रोवाइड करा जाएगा उसे हम कहेंगे पेव्ड रोड। और जहाँ पे ये नहीं प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे कोई हार्ड सरफेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनपेव्ड रोड। नाम से ही पता चल रहा है, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम नेम इटसेल्फ। फिर उसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज सरफेस रोड एंड अनसरफेस रोड। सरफेस रोड लगभग लगभग वैसा ही है जैसा कि पेव्ड रोड था, जहाँ जिस भी रोड के टॉप सरफेस पे हम बिटुमिनस कंक्रीट की सरफेस प्रोवाइड कराते हैं उसे हम कहते हैं सरफेस रोड, और जहाँ पे ये सरफेस नहीं होता उसे हम कहते हैं अनसरफेस रोड। आप इसे बहुत मतलब आप बहुत फ्रिक्वेंटली आप इन सब चीज़ों को गांव के एरिया में देख सकते हैं। ऐसा होता है, कुछ वेदर ऑल वेदर रोड होती है, कुछ फेयर वेदर रोड होती है, कुछ पेव्ड रोड होती है, कुछ अनपेव्ड रोड होती है, कुछ सरफेस रोड होती है, कुछ अनसरफेस रोड होती है। आई होप ये सारा डिस्कशन आपको क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि फिर भी यहाँ पे कोई डाउट हो तो 2 सेकंड में रुका हूँ, यू कैन आस्क। ओके, यहाँ पे ओके। सरफेस रोड क्या होती है? सरफेस रोड वो रोड होती है जिस रोड के सरफेस पे, टॉप मोस्ट लेयर पे हम बिटुमिनस लेयर प्रोवाइड कराते हैं या फिर कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उसका सरफेस कैसा हो? इवन सरफेस हो जाए। उस
टाइप के रोड को हम कहते हैं सरफेस रोड, और जहाँ पे हम कोई ऐसी सरफेसिंग नहीं करते उसे हम कहेंगे अनसरफेस रोड। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। हाँ, तो अभी तक की जो हमने डिस्कशन किया है, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन के पहले का डिस्कशन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी है यहाँ तक, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने टेक्निकल चीज़ों को अप्लाई नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ व्हाट जियोमेट्रिक डिज़ाइन। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उन्हीं अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, उन्हीं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारी चीजों को कवर करेगा ये ज्योमेट्रिक डिजाइन। ऑलमोस्ट 30 to 40% सिलेबस ऑफ इंटायर हाईवे इंजीनियरिंग का केवल ज्योमेट्रिक डिजाइन ही कवर करेगा। बच्चा थोड़ा बहुत सिलेबस जो होगा, मतलब 30 to 35 ट्रैफिक इंजीनियरिंग लेगा, एंड द रिमेनिंग सिलेबस विल बी टेकन बाय व्हाट मटेरियल एंड पेवमेंट डिजाइन। तो इसे बहुत अच्छे से समझना। आज जो हम ज्योमेट्रिक डिजाइन को पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन का। जो भी हार्ड कोड ज्योमेट्रिक डिजाइन है कि साइड डिस्टेंस लाइक, वो हम उसे हम कल पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है शुरू से लेके कल की क्लास से लेके अभी तक की जो क्लास में इंट्रोडक्शन था, जो फर्स्ट चैप्टर, ये भी ज्योमेट्रिक डिजाइन ही अभी फर्स्ट चैप्टर में ही चल रहा है, क्योंकि अभी भी इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन हम मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तक कोई भी डाउट तो नहीं है आपको रोमन कंस्ट्रक्शन से लेके अभी तक, आज की क्लास तक? रोमन कंस्ट्रक्शन से लेके फिर बॉडी कब बनी थी, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वैसे मैंने वहाँ पे भी आपसे पूछा है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम ज्योमेट्रिक डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, चलिए हम ज्योमेट्रिक डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, ज्योमेट्री आप समझते होंगे, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब शेप, साइज, किस अलाइनमेंट पे हमें रोड पे लेके जाना है, क्या डायरेक्शन होगी रोड की, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। हाईवे सबसे पहला जो पार्ट है, स्टेप है, दैट इज व्हाट हाईवे अलाइनमेंट। ज्योमेट्रिक डिजाइन का सबसे पहला स्टेप क्या है? हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम अलाइनमेंट को फिक्स करते हैं। अलाइनमेंट को फिक्स करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सिंग द अलाइनमेंट? अलाइनमेंट को फिक्स करने का मतलब क्या है? अलाइनमेंट को फिक्स करने का मतलब है रोड की सेंटर लाइन को फिक्स करना। यदि ये रोड है तो रोड की सेंटर लाइन को फिक्स करना, कि रोड की जो सेंटर लाइन होगी वो पॉइंट ए से या स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सेंटर लाइन रोड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये अपने आजू बाजू वाले लोकेलिटी वाले एरियाज पे काफ़ी डिपेंड करती है, नेबर्स पे काफ़ी डिपेंड करती है। कैसे हम इस अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं, दैट विल सी टुडे ओनली। आज ही हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। और ये जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन ऑफ रोड, इसे सर्वे में बोला जाता है बेस लाइन। बेस लाइन, जिसके बेस लाइन मतलब जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी चल रही होती है, इसके इर्द गिर्द सारी इंजीनियरिंग चल रही होती है, इसके इर्द गिर्द ही हम सारी सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं, वो होती है बेस लाइन सर्वे की लैंग्वेज में। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत सर्वे को भी डिस्कस करेंगे, कैसे किया जाता है इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये शॉर्ट होना चाहिए, ये सेफ है, SAFE। बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले कि पॉइंट ए से लेके यदि हमें पॉइंट बी तक रोड बनाना है तो उसकी जो सेंटर लाइन होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। ऐसी नहीं होना चाहिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये नहीं। कैसी होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, एज पर एज पॉसिबल। जितना हम रख सकते हैं, जितनी हम शॉर्टेस्ट रख सकते हैं वो हम रखने की कोशिश करेंगे।
दूसरा पॉइंट है सेफ होना चाहिए, उसमें बहुत सारे वर्टिकल कर्व नहीं होना चाहिए, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ब्लाइंड कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब कि अंधा मोड़ नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक मूवमेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा अलाइनमेंट होना चाहिए रोड का कि ट्रैफिक मूवमेंट सही से हो पाए, स्मूथ हो पाए, इजीली व्हीकल्स उन सब चीज़ों को क्रॉस कर पाए। वही सब आ गया हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व में, बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ईजी होना चाहिए, ईजी टू कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ईजी टू मेंटेन होना चाहिए, ईजी टू रिपेयर होना चाहिए, मतलब कि हम उसे ईजिली बना सकते हो, ईजिली रिपेयर कर सकते हो, ईजिली मेंटेन कर सकते हो। यदि उसमें कुछ भी खराबी आती है तो हम उसे ठीक करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं जाए। हाईवे का अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। एंड फोर्थ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, इकोनॉमी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है आज ही। इकोनॉमी इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच नीड टू बी कंसीडर। इकोनॉमी को बहुत जरूरी हमें कंसीडर करना होता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में, बेसिकली जो इंडिया की हम बात करें तो भारत में इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है जहाँ तक पॉसिबल हो। यदि हम कोई अल्टरनेटिव पाथ को चूज कर सकते हैं जो कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, उसमें थोड़ा सा कम पैसा खर्च हो रहा है, तो हम उस पाथ पे जाना प्रेफर करते हैं। But still there are also some technical aspects also involved। कुछ टेक्निकल एक्सपेक्ट भी होते हैं जो जिन चीज़ों का हमें टेक केयर करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी ऑल्सो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। हाईवे अलाइनमेंट आपने समझ लिया, उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट समझ ली कि शॉर्ट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए। चार पॉइंट में यदि कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम इसको डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट यदि हम नहीं रख पाते हैं तो कैसे उसको हम उन सब चीज़ों को देखते हैं, कब हम पाथ को डेविएट करते हैं। दैट विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो भी रोड का अलाइनमेंट होता है स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी तक का, उसे हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो कैसा हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रखने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये हमेशा शॉर्ट ही हो। कुछ कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हम ये इस अलाइनमेंट को अचीव नहीं कर पाते। वो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट। सॉरी, ए से लेके डी तक शॉर्टेस्ट रखने की, उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि टेरेन टोपोग्राफी, यदि हमें ए से लेके बी तक अलाइनमेंट करना है, रोड को पहुंचाना है, तो हमारा मोस्ट प्रेफर्ड पाथ क्या है, ए से लेके बी तक ये शॉर्टेस्ट पाथ है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पाथ हमें मिल ही जाए। हो सकता है ए से लेके बी तक ये है, मान के चलिए ए और ये है बी। इसको यदि मैं मिटा देता हूँ तो ये है ए और ये है बी। पर हो सकता है कुछ टोपोग्राफिकल यहाँ पे चैलेंजेस हो। मान के चलो यहाँ पे कोई एक वैली, यहाँ पे कोई एक हिल है, तो हम वैसे तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, पर अब इस केस में हम इस पाथ को प्रेफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वैली है तो यहाँ पे हमें ब्रिज बनाने की आवश्यकता होगी। हिल है, या तो यहाँ पे ब्रिज बनाओ या फिर क्या वर्टिकल कर दो। यहाँ पर काफी ज्यादा हिल है, ये वैली है, तो इस केस में हमें टनल बनाने की आवश्यकता हो सकती है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम अलाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर इस टाइप का अलाइनमेंट हम प्रेफर करते हैं, दैट इज अलाइनमेंट 2, दैट इज 1। इस टाइप के हम अलाइनमेंट को प्रेफर नहीं करेंगे, हम इस टाइप के अलाइनमेंट को प्रेफर करेंगे। और मोर स्पेसिफिकली फिर हम इस टोपोग्राफी को पूरा स्टडी करेंगे, आरएल देखेंगे, कंटूर लाइन देखेंगे कि कौन सी कंटूर लाइन पे हमें जाना है। हम फिर उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं जहाँ पे मिनिमम वर्टिकल कर्व हो। यहाँ से भी जाया जा सकता है, वहाँ से भी जाया जा सकता है, जो भी फीजिबल होगा। मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न की ये वाली, इसको हम डेविएट करने के लिए यदि कोई कारण हो सकता है तो वो टेरेन भी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट हो सकता था, बट यहाँ पे भी कोई पॉन्ड है, तो यहाँ पे हम इस
को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रिज बनाना होगा, और यदि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम ब्रिज को अवॉइड कर सकते हैं तो हम इस पाथ को प्रेफर करेंगे। जबकि ये लॉन्ग लॉन्ग है, पिछले वाले से बड़ा है, तब भी हम इस वाले पाथ को प्रेफर करेंगे सो दैट हम इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को हटा सकें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा और इकोनॉमी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट। तो हम दूसरे वाले अलाइनमेंट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सिटी मान के चलिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ पे इन दोनों के अलाइनमेंट के बीच में यदि कोई सिटी है, हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, या फिर कोई सिटी, कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है, तो हम जनरली कोशिश करेंगे कि इसको हम अवॉइड करके ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी हो रहा होगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस पाथ को भी चुन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ हाईवे रोड। क्या उसका पर्पस है, उस हिसाब से हम अपने पॉइंट को डेविएट करा सकते हैं। रिवर, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ये तो आपको काफ़ी मतलब समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है बहुत ज़्यादा। रिवर को थोड़ा सा आप देख लीजिए। यदि मान के चलिए हमको ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी है, रिवर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ऐसी डायरेक्शन है। अच्छा, स्टेशन बी को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ये, पर यहाँ पे कई चैलेंजेस हैं। पहला तो ब्रिज की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो रिवर का जो पानी है वो ब्रिज के अलाइनमेंट से, ब्रिज की एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसके लिए जो हमें पियर्स बनाना होंगे, पियर्स जो बनाना होंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो लाइन है ना, ये कैसी होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो पानी आ रहा है, इसकी लाइन जो होना चाहिए वो ब्रिज के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि हम ऐसे ब्रिज को बना देंगे जहाँ पे टर्बुलेंसी जनरेट होगी, तो इनके जो पियर्स होंगे हमें उनके टॉर्जन को भी टेक केयर करके बनाना होगा। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हम ब्रिज बनाएंगे वो स्ट्रेट होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के, जो भी डायरेक्शन है रिवर की उससे। ऑल्दो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, बट स्टिल हम इस पाथ को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन दिस पाथ। यहाँ पे ब्रिज भी छोटा है, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, तो हमें टॉर्जन के लिए डिजाइन नहीं करना होंगे पियर्स को। तो ये हो गया रिवर वाला पार्ट। देन ट्रैफिक, ट्रैफिक अगेन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पे भी डेविएट करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स भी होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट्स, जैसे मान के चलिए क्या होता है कई बार समर सीजन में, गर्मी के सीजन में क्या होता है कि जो अलाइनमेंट हम चूज करते हैं तब हमें दिखता है कि यहाँ पे कोई भी पानी आने की संभावना नहीं है। पानी वहाँ पे तब नहीं होता गर्मियों में, बट थोड़ी सी भी बारिश होती है और वहाँ पे पानी आ जाता है, एक नदी सी बन जाती है, छोटी सी नदी बन जाती है। तो उन सारी चीजों को भी हमें टेक केयर रखना पड़ता है, जो जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट। इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको? कई बार आपने देखा होगा कि समर के सीजन में पानी नहीं होता वहाँ पे, तो आपने देखा कि यहाँ पे पानी नहीं होता और आपने अलाइनमेंट डिसाइड कर दिया, वहाँ पे रोड डाल दी, पानी गिरा और वहाँ से पानी आ गया रोड के ऊपर। तो ये तो फेलियर हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल फेलियर हो जाएगा उस रोड का। तो इन प्रकार के फेलियर को बचने के लिए हम हाइड्रोलॉजिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट का भी ध्यान रखते हैं। मतलब कि फिर हम अलाइनमेंट को ऐसे डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट को अवॉइड किया जा सके। रिलीजियस ऑब्लिगेटरी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी पॉइंट है इंडिया के परस्पेक्टिव से। एज पर आईआरसी कहता है कि जो भी न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो किसी भी रिलीजियस पॉइंट से, किसी भी रिलीजियस टेम्पल से, किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग से दूर होगा। हाँ बनता है, वो उसका दूसरा कारण है। अंकित श्रीवास्तव, वो उसका दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण है। बट ऐसा नहीं है कि हम समर सीजन में ये पता ना लगा पाए कि यहाँ पे पानी आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये दूसरा कारण है। जो ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज है कि समर में ही बनते हैं ब्रिज ज्यादातर, वो अलग अलग चीज है। ये हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट, ये उससे अलग है। सॉरी,
ये हाइड्रोलॉजिकल, ये आपको हाइड्रोलॉजिकल डाटा आपको मिलेगा, जो भी हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, वहाँ से आपको ये डाटा मिलेगा कि यहाँ पे फ्लड आता है तो कितनी डेंसिटी का फ्लड आता है, कितना फ्लड आता है। उससे आपको ये लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप एक्चुअल में देख रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी आपको सिचुएशन दिख रही है तो आप उस सिचुएशन को ही नहीं देखते, वहाँ का आप पूरा हाइड्रोलॉजिकल डाटा देखते हो कि यहाँ पे भी पानी गिरता है तो यहाँ पे पूरे हाइड्रोग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं हर एक जगह के कि यहाँ पे पानी गिरता है तो कितनी इंटेंसिटी की फ्लड आ सकती है, कितना पानी गिरेगा तो कितना फ्लड आ जाएगा। ये सारी चीज़ें टेक केयर की जाती हैं, ये देखी जाती हैं। वो ये सब हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी देखा जाता है। जैसे आप यदि कहीं पे घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, यदि आपको कहीं पे घर बनाना है, वहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप देखोगे कि आज अर्थक्वेक नहीं आया तो कभी नहीं आया। वहाँ पे आप डाटा इकट्ठा करोगे अर्थक्वेक का कि कब इस पर अर्थक्वेक आता है, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, उसको टेक केयर करके हम उस बिल्डिंग को बनाएंगे। सेम यहीं पे बात है, यहाँ पे हम रोड बना रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ का हाइड्रोलॉजिकल डाटा कैसा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि बरसात में पानी आएगा तो ये भर जाएगी रोड। ठीक है, क्लियर। पीक डिस्चार्ज, हाँ पीक डिस्चार्ज देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल देखेंगे, उन सब चीज़ों को टेक केयर किया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी पैसा लगता है इन सब चीज़ों में, सर्वे कराने में, रोड का कंस्ट्रक्शन कराने में। यदि एक बार डिसाइड हो गया अलाइनमेंट, हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। आप भी देखते होगे जो एक बार रोड का अलाइनमेंट होता है उसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता कि अब ये रोड यहाँ से चली गई। बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारा सर्वे किया जाता है पहले, वही मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पे। रिलीजियस पॉइंट की जो भी न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन होगा एज पर आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, एज पर आईआरसी जो भी नए रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, उस कंस्ट्रक्शन, उस रोड के कंस्ट्रक्शन के अलाइनमेंट को, उस रोड के अलाइनमेंट को हम कोशिश करेंगे कि वो जो भी एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, चर्च, मंदिर, मस्जिद, जो भी गिरजाघर, जो भी टेम्पल्स हैं, उनसे जितना दूर रखा जा सकता है उतना दूर रखा जाना चाहिए। रिलीजियस बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर रखे जाना चाहिए। ये होता है रिलीजियस ऑब्लिगेटरी पॉइंट। इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं उनको कहा जाता है रिलीजियस ऑब्लिगेटरी पॉइंट। पर कई बार क्या होता है कि रोड कंस्ट्रक्ट हो गई है और फिर लोग आके बनाना चाहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च। तो एस जो आईआरसी कहता है, आईआरसी मैंने आपको बताया था, आईआरसी एक ऐसी बॉडी है जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का काम करती है। तो वो उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर हमें उन सब चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट करना चाहिए बनाने के लिए, और मोटिवेट करना चाहिए कि यहाँ पे आप दूर कहीं इन सब चीज़ों को बनाइए। आप भी देखते होंगे यदि कोई ऐसा कुछ केस होता है कोर्ट में भी, तो जजमेंटल कुछ जजमेंट्स जो होते हैं वो इसी टाइप के आते हैं कि आप इस जगह की जगह कोई दूसरी जगह ले लो, सो दैट यहाँ पे जो हाईवे गया है, जहाँ पे जो रोड गया है, वो अपना फंक्शन कर सके, और आप जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे आप उन सब चीज़ों को भी कर सकें। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? देन एच पॉइंट इज व्हाट? पॉलिटिकल पॉइंट। पॉलिटिकल, इंडिया में पॉलिटी भी काफ़ी इन्वॉल्व होती है इन सारी चीज़ों में। जो भी पावर में होता है, पॉलिटिकल पार्टी में होता है, गवर्निंग पार्टी में होता है, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डेविएट करने का कोशिश करता है कि ये जो अलाइनमेंट है वो इस इलाके से निकल के चला जाए, या उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, सोशल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। दैट पॉइंट वी नीड ऑल्सो टू बी कवर्ड। उन सब चीज़ों को भी हमें देखना जरूरी होता है। दैट इज व्हाट पॉलिटिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट। उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट। देन लास्ट पॉइंट को समझाने के पहले मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, यदि यहाँ पे कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए, फिर मैं लास्ट पॉइंट को आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुई हो, कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो, कुछ भी डिस्कस करना हो तो प्लीज़ उसे करिए, फिर मैं आपको अगला पॉइंट समझाऊंगा। क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके। अंकित श्रीवास्तव, टेरेन, टेरेन, अच्छा हाँ ट्रेन बता देता हूँ, एक बार मैं ट्रेन को बता देता हूँ। टेरेन क्या होता है? टेरेन का क्या, एक सेकेंड, ओके ओके, जस्ट जस्ट 5-10 सेकेंड आप ट्रेन को एक बार फिर से समझ लीजिए। कई बार यदि हमें
इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की रोड बनाना है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। बट हो सकता है यहाँ पे कोई हिल हो। हिल का मतलब आप समझ सकते हो, पहाड़ हो सकता है कोई पहाड़ है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई पहाड़ है, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई वैली है। वैली का मतलब आप समझते हो गड्ढा है, डिप्रेशन है वहां पे। तो वहां से रोड को ले जाना काफी कठिन होगा। कटिंग करना होगी, अर्गन वर्क करना होगा, या तो कर्व प्रोवाइड करना होंगे, वर्टिकल कर्व, समिट कर्व, ये वगैरह कर्व आपको प्रोवाइड कराना होंगे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए यदि आपके बाजू में एक ऐसी टेरेन उपलब्ध है, ऐसी जोग्राफिकल सिचुएशन उपलब्ध है कि जहाँ पे आपको कोई कटिंग फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो यू विल प्रेफर दिस अलाइनमेंट रादर देन दिस। इस यदि ये 1 है, ये 2 है, तो हम इसकी अपेक्षा इसे प्रेफर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, ये वैली है, मान के चलो वैली है, मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, ये वैल्यू क्या होती होती जा रही है। ये जो ये कंटूर की ये वैल्यू है, अब ये कंटूर की वैल्यू कम हो गई, ये कंटूर की वैल्यू और कम हो गई। तो जैसे जैसे कंटूर की वैल्यू कम होती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कंटूर की वैल्यू मान के चलो बढ़ती जा रही है, तो हम ऐसी हाईवे के क्या बोलेंगे उसको, अलाइनमेंट को चुनेंगे जहाँ पे हमें कोई भी अर्थ वर्क करने की मिनिमम जरूरत हो, कम से कम आवश्यकता हो, उस अलाइनमेंट को हम चुनेंगे। अभी भी कोई डाउट है? अनामिका नायक, अभी भी कोई डाउट है? इज इट क्लियर? अभी आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब अभी आ गया ना समझ में? एक बार आप ओके क्लियर है करके लिख दीजिए। ओके, थैंक यू। तो अभी हम समझते हैं मोनोटोनस। व्हाट इज मोनोटोनस? मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, यदि मान के चलिए कोई एक, ये पॉइंट ए है, सॉरी ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। यहाँ पे ये मान के चलो थोड़ा सा काफी दूरी पे है, ये स्टेशन ए जो है वो काफी दूरी पे है, स्टेशन बी काफी दूरी पे, इन दोनों के बीच में हमें रोड का अलाइनमेंट फिक्स करना है। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट नहीं है, एक भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट नहीं है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है, सब कुछ अच्छा है। तो हम कैसा अलाइनमेंट दे देंगे? बिल्कुल स्ट्रेट दे देंगे, है ना, ये है बी। बिल्कुल स्ट्रेट दे देंगे, शॉर्टेस्ट दे देंगे, जो हमें चाहिए वो मिल गया। बट फिर भी हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि यदि लंबी दूरी तक यदि स्ट्रेट पाथ हम देते हैं, स्ट्रेट अलाइनमेंट देते हैं, तब वहां पे हम थोड़े थोड़े कर्व को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, इससे डेविएट कराने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो ड्राइवर की मोनोटोनी है वो ब्रेक हो सके। यदि ड्राइवर एक सी रोड पे बिना किसी कर्व की रोड पे गाड़ी चलाता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, उसका दिमाग शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा मतलब रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा, वो स्लीपी फील करेगा, नींद आ सकती है उसको। और आपको पता है यदि ड्राइवर को नींद आ गई तो क्या हो सकता है। तो ऐसा ना हो, ये मोनोटोनी ना हो, इस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए हम कई बार जानबूझ के कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं। कई बार कर्व की जरूरत नहीं भी है, तब भी हम छोटे मोटे कर्व को दे देते हैं, सो दैट ड्राइवर जो है वो ड्राइव करते समय इंटरेस्टिंग फील करे। क्योंकि गाड़ी यदि चलाएगा तो उसको यदि कर्व देखेगा तो फिर वो उसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा। दिमाग एक्टिव रहेगा कि गाड़ी को मोड़ना है, ये करना है, तो फिर जो भी उसके सामने आएगा तो वो उससे आसानी से डील कर सके। पर ड्राइवर गाड़ी चलाया जा रहा है, उसको कोई भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट नहीं दिख रहा है, कोई भी उसको ऑब्जेक्ट वो नहीं दिख रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, वो गाड़ी चलाता जाएगा तो वो बोर हो जाएगा। मतलब बोर का मतलब आप समझ सकते हो, एक मोनोटोनी बन जाती है, नींद आने लगती है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, एक सी स्पीड में मूवी चल रही है, एक से सीन ही दिखाया जा रहा है, तो आपको नींद आने लगती है। जब तक कि उसमें कुछ एक्साइटिंग नहीं होता है, तो आपका दिमाग जो होता है वो अनअवेयर हो जाता है। म्यूजिक सुन रहे हो, एक सी रिदम का म्यूजिक सुन रहे हो, तो आप स्लीपी फील करते हो। एक सा कोई काम करे जा रहे हो, तो उसमें आप क्या होता है, दिमाग आपका रिलैक्स हो जाता है, दिमाग करता है ऐसा ऐसा करना ही करना है। तो दिमाग एक्टिव, जो दिमाग की एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो उसे बरकरार रखने के लिए, उस एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए, ड्राइविंग के एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए हम जानबूझ के कुछ कर्व को इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो दैट ड्राइवर अवेयर रहे आने वाले किसी भी खतरे से। इज इट क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? तो मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं। ये समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट फिर से बताने की जरूरत हो तो आप बोल सकते हो।
बाकी यहाँ पे यदि चीजें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया तो मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा मोनोटोनी क्या होती है, मोनोटोनस बिहेवियर क्या होता है। अब क्या होता है, ये जो पॉइंट है वो ये है कि हाईवेज में, एक्सप्रेस वे में हम कर्व को, इस टाइप के कर्व को अलाउ नहीं करते, क्योंकि वहां पे हमें फास्ट मूवमेंट कराना होती है व्हीकल की, तो हम इस टाइप के कर्व को अलाउ नहीं करते। तो वहां पे आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा कि हाईवे में या एक्सप्रेस वे में कुछ स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, कुछ स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, उसे रंबल स्ट्रिप्स कहते हैं। कुछ स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं हार्डली 1 mm से लेके 1 mm से लेके 2 mm तक की होती हैं, थोड़ा सा जर्क फील कराती हैं ड्राइवर को, सो दैट उसकी जो मोनोटोनी है वो ब्रेक हो सके। ये ऐसा अक्सर होता है जब भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या कोई कलेक्टर स्ट्रीट आके मिल रही होती है एक्सप्रेस वे में या फिर हाईवे में या स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में या स्टेट हाईवे में कोई कलेक्टर स्ट्रीट मिल रही होगी, या फिर किसी भी प्रकार की कोई सेकेंडरी रोड मिल रही होती है, जो सर्विस लेन मिल रही होगी या वट एवर, या दूसरी हाईवे मिल रही होती है, तो ऐसे जगह पे जरूर इस टाइप के स्टेप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो ब्रेकर नहीं होते, वो बस एक लाइन्स होती हैं, सो दैट ड्राइवर अवेयर हो जाए, वो जर्क फील करके, उसको यदि नींद थोड़ी सी आ रही होती है तो थोड़ा सा उसको ब्रेक हो जाए और वो एक्साइटमेंट उसकी बरकरार रहे, अवेयरनेस उसकी बरकरार रहे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं आपको? यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्लिगेटरी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, यदि यहाँ पे रिवर है या सिटी है, रिवर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर है तो यहाँ से आप किस टाइप के अलाइनमेंट को चूज करोगे, 1 2 3 4 करके पूछ सकता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अभी हम देखते हैं सर्वे वाले पोर्शन को। ये सर्वे लिखा हुआ है, थोड़ा सा डार्क है। ये सब चलिए, अरे पॉलिटिकल मतलब, पॉलिटिकल का मतलब कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। आपको पता होगा कि हर एक सेकंड, यहाँ पे मैं सर्वे लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे सर्वे लिखने से क्या हो रहा है कि वो ऑप्शंस खुल रहे हैं कुछ, सर्वे लिखता हूँ। हाँ, पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेटरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपको भी पता होगा कि यदि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में कोई भी काम होता है तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूर होता है। कोई भी जो पॉलिटिकल व्यक्ति होगा वो उसमें थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस जरूर करता है। हो सकता है वो सोशल के लिए कर रहा हो, सोशल कारणों से कर रहा हो, या फिर उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। इस बात को इंडियन उसमें हम नकार नहीं सकते, इंडियन सिस्टम में हम नकार नहीं सकते। तो जब भी किसी रोड का अलाइनमेंट हम फिक्स करते हैं तो उस अलाइनमेंट में भी कई बार कुछ पॉलिटिकल रीजंस आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है, जिस कारण उस अलाइनमेंट को वहां से हमें थोड़ा सा डेविएट करना पड़ सकता है, करने की नौबत आ सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा हो कि यहाँ से रोड निकले, या चाह रहा हो कि यहाँ से रोड निकल जाए, यहाँ से अलाइनमेंट आ जाए। ऐसा आपने भी सुना होगा कि कोई ना कोई नेता इन सब चीजों को ऐसे बात करते हैं कि यहाँ से रोडों को निकाल दिया जाए, ये निकाल दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ, ये सब जरूरी नहीं है कि कोई उनका पॉलिटिकल खुद का इंटरेस्ट हो, पर्सनल इंटरेस्ट हो या सोशल इंटरेस्ट हो, कुछ भी आप समझ सकते हो। मैं उसको ज़्यादा उस मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में, मैं उस चीज़ों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो आप बेहतर रूप से समझते हो, आप अपने सोशल लाइफ में देखते होगे, अपने घर के आसपास देखते होगे, मोहल्ले में देख सकते हो, शहर में देखते होगे। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस सिस्टम में रहते हुए इन सब चीज़ों से अवेयर ना हो। तो यही सब पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। तो जब आप इंजीनियर बन जाओगे, जब इन सब चीज़ों को काम में करोगे, तब भी आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कि आपको ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं, और वो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सिलेबस में भी इन सब चीज़ों को पढ़ना, कि आगे जाके दिक्कत ना हो इंजीनियर को, सो दैट वो इन ऑब्लिगेटरी पॉइंट को अभी से समझ सके। ठीक है, क्लियर? अभी तो किसी पॉइंट को रिपीट नहीं करना है, करना हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अर्पित राजपूत, क्लियर? हाँ, अर्पित राजपूत, ये आपका अपना परसेप्शन है, ये
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। चलिए अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी अदर स्टेट की पीएससी में, सब इंजीनियर के एग्जाम में, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया था। तो इस बार बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल आने वाले एग्जाम में, एमपी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर कवर करें। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए इन 4 पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सर्वे, अब जब हमने ऑब्लिगेटरी पॉइंट अलाइनमेंट को डिसाइड करने की बात कही कि कौन सा अलाइनमेंट, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए अलाइनमेंट को डिसाइड करते समय, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सर्वे हैं, इंजीनियरिंग सर्वे हैं जिन्हें हमें कंडक्ट कराना होते हैं अलाइनमेंट को फाइनली डिसाइड करने के पहले। कौन सा अलाइनमेंट होना उसके पहले हमें क्या सर्वे कंडक्ट कराने होते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। देयर आर मेन 4 सर्वे जो हमें पढ़ना है। पहला है मैप स्टडी। जो भी इंजीनियर इंचार्ज होता है, जो भी इंजीनियर होता है, जो सब इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, वो पहले मैप की स्टडी करता है इन आइदर इन डिजिटल फॉर्म और इन हार्ड कॉपी। या तो वो डिजिटली देखेगा मैप को, जैसे कि ऑटोकैड वगैरह में लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेगा, और हार्ड कॉपी में देखेगा इंजीनियर इंचार्ज। और वो ऐसे हार्ड कॉपी में देख के या इसमें देख के वो डिसाइड करेगा कि ये लोकेशन दी जा सकती है, ये अलाइनमेंट दिया जा सकता है, ये अलाइनमेंट दिया जा सकता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस को वो मैप में देखेगा। इज इट क्लियर? यहाँ से क्लियर? मैप स्टडी इज वेरी इजी एंड नाम से पता चल रहा है, नाम को ही देख के आप समझ सकते हो कि मैप को स्टडी किया, और उसके बाद हमने मैप को देख के ही कुछ पॉइंट्स, कुछ अलाइनमेंट्स को डिसाइड किया। ठीक है। देन रिकोनाइजेंस, मतलब कि जो चीजें हमने मैप में देखी थी उन चीजों को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उन चीजों को रिकॉग्नाइज का मतलब आप समझते हो, पहचानोगे। जैसे मैप में यहाँ पे पॉन्ड है, तालाब है, हिल है, तो उसे हम एक्चुअल में साइट पे जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है भी तो कैसा है, मतलब पहचानेंगे उसको हम, एक विजुअल इंस्पेक्शन से देखेंगे। केवल यहाँ पे एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते इस टाइप के सर्वे में। हम बहुत ज्यादा स्पेशल या एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते, जनरली इंस्पेक्शंस करते हैं। ठीक है। नो, नॉट वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है। यहाँ पे हम बस ऐसे देखते हैं इन जनरल, और वहां पे जाके फिर जो मैप स्टडी में जो अलाइनमेंट्स थे उनमें हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि हाँ ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, देख के, अकेला देख के, वहां पे जाके देख के कि यार यहाँ पे तो पॉन्ड है, वहां पे हम चले गए, पॉन्ड पे तो नहीं दे सकते, तो रिकॉग्नाइज सर्वे में हम इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर देंगे, ये नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें देख के पता चलती हैं हम उन सब चीज़ों को शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि हाँ ए पॉइंट दे सकते हैं, बी पॉइंट दे सकते हैं, सी पॉइंट नहीं दे सकते, या सी अलाइनमेंट, सॉरी पॉइंट नहीं, वो अलाइनमेंट है, सी अलाइनमेंट को नहीं दे सकते, डी अलाइनमेंट को दे सकते हैं, ई को नहीं दे सकते। ये सब हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। देन उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वे, दैट इज प्रीलिमिनरी सर्वे। ठीक है। प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनल सर्वे, फाइनल डिसीज एंड डिटेल्ड सर्वे के जस्ट पहले वाला पोर्शन होता है। तो जितने भी मेजर काम होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो यहाँ से किए जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार एक मतलब पूछा जा चुका है किसी स्टेट पीएससी में, ईएस में भी पूछा जा चुका है यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत हद तक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि कई एग्जाम बॉडी एक से दूसरे क्वेश्चन ऐसे उठा के पूछ लेती हैं, और इसमें कोई मतलब वो नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं, सरप्राइज नहीं होता कि यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछिए। जनरली ईएस और ऐसी बॉडी से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, बाउंड्री रोड की डिसाइड की जाती है। यहाँ बाउंड्री लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है इमेज। रोड की बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है, कितनी क्वांटिटी का अर्थ वर्क रिक्वायर है, एक्सकवेशन कितना रिक्वायर है, कितना अर्थ की फिलिंग रिक्वायर है, ये सब प्रीलिमिनरी सर्वे में देखा जाता है। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल में कम इन, इस
इस रोड पे किस टाइप के व्हीकल्स आ सकते हैं, ये प्रीलिमिनरी सर्वे में स्टडी किया जाता है। ये कैसे देखेंगे, मान के चलिए आप जिस लोकेलिटी पे रोड बनाना है, जिस भी लोकेलिटी पे अलाइनमेंट हमने डिसाइड किया है, वहां पे हम देखेंगे कि क्या कैसी सिचुएशंस है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या बहुत सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, जैसे कोई माइनिंग तो नहीं होती है वहां पे, मतलब होती है माइनिंग, यदि होती है तो आपको पता है माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है, तो वहां से जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स जाएंगे वो हैवीली लोडेड होंगे, बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे। तो वो सारी चीजें हम उसमें प्रीलिमिनरी सर्वे में देखेंगे कि इस वाले अलाइनमेंट पे किस टाइप के व्हीकल्स आ सकते हैं। सॉइल सर्वे किया जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, सॉइल सर्वे को कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सॉइल सर्वे जो यहाँ पे किया जाता है, प्रिलिमिनरी सर्वे में जो सॉइल सर्वे किया जाता है, ये बहुत डेप्थ में नहीं किया जाता, बस एक जनरल एक्सकवेशन किया जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं किया जाता है, केवल एक जनरल एक्सकवेशन किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो जनरल जो सर्वे होता है, सॉइल सर्वे, वो किस, हाँ एक सेकंड, कोई मैसेज आया। हाँ सॉइल टेस्ट जनरल सॉइल टेस्ट होता है, जनरल सॉइल टेस्ट होता है। कितना कितना किया जाता है, ये वैल्यू आप याद रखिए। ये होती है, अरे ये होती है 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं करते प्रिलिमिनरी सर्वे में, इस बात को ध्यान रखना। यदि इससे ज्यादा करना होता तो फिर हम डिटेल सर्वे में जाते हैं। तो ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। और ये सब होने के बाद जितने भी काम होते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे में, जो मुख्य काम है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बाउंड्री ऑफ रोड को डिसाइड करना, अलाइनमेंट में तो हमने क्या किया था, सेंटर लाइन को डिसाइड किया था। अब प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या करेंगे, हम बाउंड्री ऑफ रोड को डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क को डिसाइड करेंगे, कितना क्वांटिटी लगेगा फिलिंग के लिए, एक्सकवेशन के लिए, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल आएंगे, सर्वे करेंगे, सॉइल का सर्वे करेंगे, कितने एक्सकवेशन तक करेंगे, 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मीटर तक का सॉइल सैंपल को हम लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईएस में, ठीक है। तो चांसेस है यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद जो फाइनल सॉइल एक्सकवेशन जरूरी है। बिना एक्सकवेशन से आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ की सॉइल कैसी है? बिना एक्सकेवेशन से, बिना एक्सकेवेशन किए हुए आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ की सॉइल कैसी है? सॉइल सैंपल तो लेना होगा ना आपको, सॉइल सैंपल लेना होगा, किसी भी सॉइल का टेस्ट करना है, सॉइल सर्वे करना है, तो सॉइल सैंपल तो लेना ही होगा। बिना एक्सकेवेशन के आप कैसे सॉइल सैंपल लोगे? आपको एक्सकेवेशन तो करना ही होगा उस सॉइल करने के लिए। और कोई तरीका है तो आप बताइए, है ना। तो हमें जनरल एक्सकेवेशन है, ऐसा नहीं है कि बोर कर दिया 5-6 मीटर का, 10 मीटर का, 3 मीटर तक का, तीन मैक्सिमम बोला है, ये 3 मीटर है ना। तो इतने में हमें समझ में आ जाता है कि उस वहाँ पे कैसी टोपोग्राफी है, कैसा सॉइल है, वहाँ पे रोड बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है। देन उसके बाद फाइनल अलाइनमेंट, ये बात भी ध्यान रखना, फाइनल अलाइनमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा गया है, पूछा जा चुका है कि जो फाइनल अलाइनमेंट होता है वो किस सर्वे के फाइनल पार्ट में किया जाता है, मतलब किस सर्वे के कंप्लीशन पे किया जाता है। तो उसका आंसर होगा प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनल अलाइनमेंट को डिसाइड करना और सॉइल सर्वे करना अप टू डेप्थ ऑफ व्हाट 3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डिस्कशन करना हो, कुछ समस्या हो, समझ नहीं आया हो, आवाज आवाज क्लियर है, कुछ भी हो तो बताएं। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है फाइनल अलाइनमेंट में, कई बार ऐसा लगता है कि फाइनल अलाइनमेंट तो शायद फाइनल वाले स्टेप में करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। फाइनल अलाइनमेंट प्रीलिमिनरी सर्वे के लास्ट स्टेप में किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद होता है डिटेल सर्वे। यहाँ पे भी ड्रेनेज वर्क थोड़ा बहुत देखा जाता है कि ड्रेनेज वर्क है कि नहीं है, बाकी जो प्रॉपर लास्ट में जो सब कुछ होता है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करना
और जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो कुछ भी ड्रेनेज वर्क है कि पानी कहाँ जाएगा, कहाँ से उठा के कहाँ जाएगा, फाइनल लोकेशंस क्या होगी, इन सारी चीज़ों की वो किया जाता है फोर्थ स्टेप में, दैट इज व्हाट डिटेल सर्वे। उसके बारे में ज़्यादा इसलिए भी नहीं लिखा है क्योंकि जितने भी चीज़ें बच गई वो कहाँ करेंगे, अपन फोर्थ स्टेप में ही करेंगे। वो आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव देख के कि हाँ ये तो, और फोर्थ से क्वेश्चन नहीं पूछता वो, फोर्थ स्टेप से जब तक क्वेश्चन नहीं पूछता, प्रिलिमिनरी सर्वे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की यहीं से, प्रिलिमिनरी सर्वे से। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी कोई डाउट या कोई डिस्कशन करना हो तो यहाँ पे मैं 5-10 सेकेंड यहाँ पे मैं वेट करता हूँ आपके मैसेज का। यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे वाली स्लाइड पर हम मूव करेंगे। रिपीट, रेडमी टू रेडमी, रिपीट। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो मैप स्टडी क्या होती है, जो इंजीनियर इंचार्ज होता है वो मैप को स्टडी करेगा और वहाँ पे बस मैप से देख के बताएगा कि कौन सा रूट दिया जा सकता है, कौन सा अलाइनमेंट दिया जा सकता है, केवल मैप में दिखाएगा। मैप में जो भी डिटेल है उनके आधार पर। रिकग्नाइजेंस रिकग्नाइजेंस सर्वे क्या होता है, जहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है चीज़ों को कि जो मैप में स्थित है, जो चीज़ मैप में दिखाई जा रही है, जो डिटेलिंग मैप में है वो एक्चुअल में कैसी है। यहाँ पे हेल है तो कैसी हेल है, कैसा मटेरियल है उसका, एक विजुअल इंस्पेक्शन से, जहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, जस्ट एक चैन या टेप से काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टोटल स्टेशन वगैरह की ज़रूरत होती है हमें, बस एक जनरल जो भी हमें विजुअल इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी ज़रूरत होता है, हम उन सब चीज़ों को लेके रिकग्नाइज करना पहुँच जाते हैं साइट पे। देन प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटेल जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसके जस्ट पहले वाला पार्ट होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमने रोड की अलाइनमेंट को डिसाइड किया है, अब रोड की जो अलाइनमेंट्स है उनकी बाउंड्री को भी देखा जाएगा कि जो रोड की बाउंड्रीज हैं वो कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक जा सकती हैं, कहाँ तक फीजिबल है, क्या हमारी कंडीशंस है साइड पे हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी का अर्थवर्क हमको रिक्वायर्ड होगा, कितनी एक्सक्यूवेशन की आवश्यकता होगी, कितने फिलिंग की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें हम प्रिलिमिनरी सर्वे में देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल में कम इन इस रोड पे, इस अलाइनमेंट पे, इस लोकेलिटी में किस टाइप के व्हीकल्स यहाँ पे आ सकते हैं। हैवी व्हीकल्स आ सकते हैं, लाइट वेट व्हीकल्स आएंगे। हैवी व्हीकल्स का मतलब बड़े बड़े ट्रक्स, और लाइट वेट व्हीकल्स का मतलब पैसेंजर कार, पैसेंजर बस वगैरह, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हम सॉइल सर्वे को यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं। सॉइल सर्वे का मतलब जो सॉइल है वहाँ पे, उस सॉइल के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ की सॉइल है कैसी है, सॉइल लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम पूरा डिटेल सर्वे कराएंगे, केवल एक 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक के एक्सकेवेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम है 3 मीटर। 3 मीटर भी ऐसा देखा जाए तो 3 मीटर काफ़ी होता है, अच्छा अच्छी डेप्थ होती है 3 मीटर, बट ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे में। देन उसके बाद हम जो फाइनल अलाइनमेंट का डिसाइड करते हैं, फाइनल अलाइनमेंट का डिसाइड करना, फाइनल अलाइनमेंट को डिसाइड करना इज द लास्ट स्टेप ऑफ थर्ड स्टेप। फाइनल अलाइनमेंट को डिसाइड करना इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे। ये लास्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी सर्वे का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी। और फिर उसके बाद फाइनल लोकेशन है डिटेल सर्वे। फाइनल जो लोकेशन हमारी बन गई है वहाँ पे हम जाके डिटेल्ड सर्वे किया करेंगे। डिटेल सर्वे ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, वहाँ पे हम देखेंगे, हमें वहाँ पे जाके ही पता चलेगा, उस सिचुएशन पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाके ही पता चलेगा कि अब यहाँ पे कौन कौन से सर्वे करने की आवश्यकता है। ठीक है, वो हम पहले से डिसाइड नहीं करते। जब हमने पूरा फाइनल अलाइनमेंट फिक्स कर लिया है, सब कुछ होना है, तब हम उन सब चीज़ों को देखते हैं जिनमें आता है ड्रेनेज वर्क का फाइनल पूरा फाइनल फ्रेमवर्क कि कहाँ पे पानी इकट्ठा होके कहाँ पे ड्रेनेज होगा, ये सारी चीज़ें। इज इट क्लियर टू? उन्होंने अपना नाम रेडमी लिखा हुआ है, मतलब रेडमी के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो कोई रिपीट नहीं करना, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को। क्या है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स?
ज्योमेट्रिक डिजाइन का ही ये पार्ट है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर जो हम देखते हैं दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर एक बार आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रशअप करा देता हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है? जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है, नॉर्मल फोर्स में भी हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है फ्रिक्शन फोर्स। जितना कॉन्टैक्ट एरिया उसके अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, जितना कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। रेजिस्टेंस देता है ये मूवमेंट को, जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसको रेजिस्टेंस देता है। बट यदि यहाँ पे हम व्हील लगा दें, कोई भी व्हील लगा दें, मतलब कि चक्के लगा दें, तो वो जो फ्रिक्शन होता है वो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन मिलता है व्हील पे? सॉरी, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शन होता है जो व्हील को रोल करने के लिए हेल्प करता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, व्हील का जो मूवमेंट होगा, जो व्हील जो रोल कर पाएगा वो उतने अच्छे से कर पाएगा। अब जो हम रोड बना रहे हैं, जो भी हम पेवमेंट बना रहे हैं, जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का, उसमें हमें अल्टीमेटली तो व्हील ही चलाना है। मतलब कि ट्रैफिक चलेगा, व्हीकल्स चलेंगे, व्हीकल्स के नीचे तो व्हील ही है। अल्टीमेटली किसको चलना है? व्हील्स को चलना है। व्हील्स ही होंगे जो कांटेक्ट में होंगे रोड के सरफेस पे। तो हमें उन दोनों के, मतलब कि पेवमेंट के मटेरियल के सरफेस का और व्हील के सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले करता है इन द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द हाईवे, either in terms of material और in terms of designing। ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन दो डायरेक्शन में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और लेटरल डायरेक्शन में। आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है और लेटरल डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है। आपको कर्सर दिख रहा है ना, ये है ना? यदि नहीं दिख रहा है तो मैसेज कर देना, दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। लेटरल डायरेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये होता है लेटरल डायरेक्शन। फ्रिक्शन का मतलब यदि वो व्हीकल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में ऑफर होगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। और लेटरल डायरेक्शन में चल रहा है तो लेटरल डायरेक्शन में व्हीकल चलता तो नहीं है, बट लेटरल डायरेक्शन में कई बार मूव करने की टेंडेंसी होती है। ऐसा अक्सर कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल कर्व पे। हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब भी आप गाड़ी चलाते हो, हॉरिजॉन्टल कर्व आते हैं तो व्हीकल की टेंडेंसी होती है बाहर जाने की। होती है कि नहीं होती है? व्हीकल की टेंडेंसी क्या होती है? बाहर जाने की। तो इस केस में कौन सामने आता है, कौन पिक्चर में आता है? लेटरल फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। एज पर आईआरसी के अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझ में। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में मतलब मैं उसको टाइपिंग करके समझाऊं क्या? टाइपिंग करके लिखूं? क्या आप ये कहना चाहते हो? टाइपिंग करके लिखूं कि ये जो लिखता हूं मैं ऐसे ही थोड़ा सा चेंज करूं? ठीक है, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं अगली क्लास से इसको टाइप करके वो करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल मैंने पूछा था कि ये सही है, तो आप लोगों ने बोला था कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है, तो मैंने इसलिए इसे लिया था। बताइए आप क्या चाहते हैं? मतलब एक बार आप बता दीजिए क्या चाहते हैं, कि मैं टाइपिंग करके लिखूं कि इसी में थोड़ा सा ठीक करके राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करके थोड़ा सा फॉन्ट तेज, मतलब फॉन्ट की साइज बढ़ा के करूं, सो दैट क्लियर होगा? टाइपिंग, ओके चलिए ठीक है। मैं कोशिश करूंगा टाइपिंग करने की, वो ज़्यादा इजी पड़ता है वैसे टाइपिंग करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो आप पहले बोल देते तो मैं पहले से ये सब कर लेता। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जितना हो गया उसे आप थोड़ा सा प्लीज़ कंसीडर कर लें, बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं उसको उसमें कर लूँगा। इसमें ही थोड़ा डार्क हो जाए, इसमें डार्क हो जाएगा, सब हो जाएगा, डार्क भी हो जाएगा इसमें। एक सेकेंड, चलिए मैं उसको आपको बाद में देखता हूँ, उसको मैं करता हूँ बाद में। या ऐसा कैसा लग रहा है? ऐसा यदि इस टाइप में करें तो टाइपिंग ही कर देते हैं, आई थिंक टाइपिंग ही ठीक रहेगा। टाइपिंग ही कर देते हैं। टाइपिंग मैंने इसलिए नहीं
किया था, क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है, थोड़ा सा जो पढ़ने वाली फीलिंग होती है वो हैंड रिटन नोट्स पर ज़्यादा आती है। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ऐसा मानना है, हो सकता है आपके लिए वो कुछ अलग हो, बट मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है पढ़ने के लिए। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं और राइटिंग वाले नोट्स जो होते हैं वो हाँ ठीक है, मैं टाइपिंग करूँगा। ठीक है अनिल अनिल पटेल जी, मैं टाइपिंग करूँगा। मतलब टाइपिंग इन द सेंस जो हेडिंग्स होंगी उनको मैं टाइप कर दूंगा, फिगर को तो मैं वैसे ही बनाऊंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। देखो मेन थिंग इज दैट व्हाट आपको समझ में आना चाहिए ये क्या लिखा है। मैं वैसे भी आपको बोल के बता देता हूँ ये फ्रिक्शन है, लेटरल है, बट फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो मैं उसको वो करूंगा। मेन थिंग इज दैट आपको समझ में आना चाहिए, वो यदि आपको समझ में, और यदि कोई समझने में दिक्कत हो तो वो भी आप बता सकते हो कि इस टाइप से। थैंक यू अंकित श्रीवास्तव। बाकी यदि आपको वैसे कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत हो तो वो भी आप यहाँ पे मैसेज करके बता दीजिए, तब तक मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ। और किसी मेथोडोलॉजी से भी आपको पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हो। ऐसे समझ में तो आ रहा है ना इन सब चीज़ों में। अब देखते हैं हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को, जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको समझा दिया है फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन दो डायरेक्शन में होता है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, एज पर आईआरसी। आईआरसी अगेन ये डॉक्यूमेंटेशन बॉडी है जो डॉक्यूमेंटेशन देती है इन सब चीज़ों का कि क्या कितना क्या होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। तो आईआरसी ने यहाँ पे लिख के दिया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो 0.35 से लेके 0.40 के बीच में होना चाहिए इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब कि जब व्हीकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चल रहा होता है तब। और लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन मतलब कि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इस केस में कितना होना चाहिए, मिनिमम 0.15। ठीक है, ट्राई टू रिमेंबर दैट, इसको याद रखें। बाकी आपको याद हो जाएगा क्योंकि इसको आप कई बार अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद हो जाएगा। बट स्टिल लॉन्गिट्यूडनल को याद रखने की कोशिश करें, ये याद रखने की जरूर कोशिश करें, इसे आप जरूर याद रख लें, वो काफ़ी ईजी है। 35 और 15 ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा बताइए और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझने में दिक्कत आ रही, किसी का मैसेज ही नहीं आया समझने में? ऐसे समझ में आ रहा है ना जैसे मैं समझा रहा हूँ? फिर उसके बाद स्किड एंड स्लिप दो फेलियर होते हैं। चलिए थैंक यू। ठीक है ओके। तो स्किड और स्लिप दो फेलियर होते हैं जब टायर जो होता है, व्हील जो होता है। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनिल, थैंक यू अनिल। जो स्किडिंग और स्लिप ये दो फेलियर होते हैं टायर जब चलता है, व्हील जब चलता है सरफेस पे, पेमेंट पे। तो इन आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में होता है कि टायर में रोटेशन होगा और ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होता है। क्या होता है रोटेशन, जब ये जो व्हील होता है, ये व्हील होता है, तो व्हील में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक तो ये मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रोटेशन, और दूसरा जो मूवमेंट होता है वो होता है ये ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? ये हो गया रोटेशन, ये हो गया ट्रांसलेशन। आइडियल केस में क्या होता है, एक रोटेशन इज इक्वल टू कितना होगा, एक बेसिक मैथमेटिक है, एक रोटेशन इज इक्वल टू कितना होगा, यदि ये डी है, डायमीटर डी है, तो एक रोटेशन इज इक्वल टू कितना ट्रांसलेशन होगा, बेसिक मैथमेटिक है, 2 पाई आर और पाई डी ओनली। इज इट क्लियर? एक रोटेशन, एक यदि रोटेशन हो जाएगा ये व्हील, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए तो कितना होगा, एक रोटेशन होगा, इसमें ट्रांसलेशन कितना होगा, 2 पाई आर या पाई डी। 360, हाँ 360 में आप वो पूरा का पूरा 360 क्या हो जाएगा, रोटेशन हो गया, और रोटेशन को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रांसलेशन में। तो आपको ये समझ में आ गया रोटेशन क्या है यहाँ पे और ट्रांसलेशन क्या है। रोटेशन इस डायरेक्शन में रोटेशन है, और रोटेशन के कारण ये व्हील इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाएगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इस जो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रहा है इसे हम कहते हैं रोटेशन। तो आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में होता है 1
रोटेशन इज इक्वल टू व्हाट, पाई डी या 2 पाई आर और पाई डी, बोथ आर द सेम थिंग है ना। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, मतलब क्लियर कर रहा हूँ, कुछ इसमें आपको नोट करने की आवश्यकता तो नहीं है, इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। यदि है तो आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक आइडियल कंडीशन में क्या था, एक रोटेशन इज इक्वल टू कितना, ट्रांसलेशन पाई डी, 2 पाई आर। स्किड क्या होता है, स्किडिंग क्या होती है, ये तो थी आइडियल कंडीशन। अब मैंने ये बताया कि ये दोनों फेलियर है, मतलब कि इसमें आइडियल कंडीशन नहीं होगी। स्किडिंग में क्या होता है, स्किडिंग में रोटेशन जो है वो रोटेशन कम होता है, रोटेशन जो होता है वो कम होता है, रोटेशन कम होता है, ट्रांसलेशन ज़्यादा होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, स्पीड में होती है गाड़ी, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो रोटेशन तो रुक जाता है, व्हील का रोटेशन रुक जाता है, बट ट्रांसलेशन नहीं रुकता, कुछ देर तक ट्रांसलेट होती है गाड़ी, स्किड करती है। ऐसे फेलियर को हम कहते हैं स्किडिंग फेलियर या स्किड कहते हैं सिंपली। और स्लिप क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि रोटेशन जो है बैटरी, सॉरी ये उल्टा मैंने बोला कुछ है, सॉरी ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ना मैंने बोला कुछ था, लिखा वो साइन गलत बना दिया है, पूरा मिटाने की आवश्यकता है। स्पेलिंग में क्या होता है, ट्रांसलेशन ज़्यादा होता है, रोटेशन कम होता है। हाँ, जो स्किडिंग होती है ना वो आप समझ गए। और ट्रांसलेशन ज़्यादा होगा जब आप बाइक भी चलाते होगे, कोई भी कार चलाते होगे, आप स्पीड में ब्रेक लगा दोगे तो क्या होता है, रोटेशन रुक जाता है, व्हील रोटेट नहीं होता बट ट्रांसलेट होता जाता है। तो ट्रांसलेशन ज़्यादा होता है, मतलब ट्रांसलेशन पाई डी से ज़्यादा होगा, और रोटेशन कम होगा, रोटेशन रुक सकता है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, स्किडिंग। और इस बात को ध्यान रखना, जो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जहाँ एक्सीडेंट के केस होंगे, वहाँ पे हम स्किडिंग को बार बार पढ़ेंगे, स्किडिंग को बार बार देखेंगे। स्लिपिंग क्या होती है, स्लिपिंग क्या होती है, स्लिप ये कब होती है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए एट द टाइम ऑफ व्हाट, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के टाइम पे होती है। स्लिपिंग में क्या होता है, स्लिपिंग इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन कम होगा और रोटेशन ज़्यादा होगा। ऐसा कब होता है, जब आप गाड़ी को रोटेशन, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब गाड़ी को आप एक्सीलरेट करते हो, तब होता है। कई बार क्या होता है, गाड़ी में स्लिप होता है, रोटेशन हो रहा रहता है पर गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी है या उतनी नहीं चल पा रही जितना उसको चलना चाहिए। ऐसा कई बार होता है, बरसात के सीजन में ऐसा अक्सर होता है। तो उस टाइप के फेलियर को हम क्या कहते हैं, स्लिपिंग फेलियर। इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप सो। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्राइट है एंड रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसे जब मैं कन्वर्ट कर रहा था तो कुछ फॉन्ट वो सही उसमें आ नहीं रहे थे, तो मुझे क्या बोलते हैं, मजबूरन इसको सुनना पड़ा। अनइवननेस इंडेक्स, इज इट, मतलब आर यू कंफर्टेबल, अभी हम क्लास को कंटिन्यू करें ना, क्लास को कंटिन्यू करें, कुछ तो वो भी हो गए हैं, लेफ्ट हो गए, शैल वी कंटिन्यू द क्लास, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है, ये अनइवननेस इंडेक्स, it is the cumulative vertical undulation, it is a cumulative vertical undulation, it is a cumulative vertical undulation per unit horizontal length of road, it is measured by bump indicator। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये किस अनइवननेस इंडेक्स किससे निकाला जाता है, बम्प इंडिकेटर से निकाला जाता है, जिसे डेवलप किसने किया था, CRRI ने डेवलप किया था। CRRI कौन सी संस्था थी, सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या था, रिसर्च करना, मटेरियल पर रिसर्च करना, या कुछ भी जो भी हाईवे से रिलेटेड रिसर्च है वो इसी का काम था। तो इसी ने रिसर्च करके जिस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था उसे कहते हैं बम्प इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव वर्टिकल इंड्यूलेशन को मेजर करता है, मतलब कि जो रफनेस होती है रोड पर,
उसे ये मेजर करता है। क्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक डायरेक्शन में आप चल रहे हो, यहाँ पे आपको 1 mm का वर्टिकल इंड्यूलेशन मिला, फिर गए, फिर 1 mm का और मिला, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 2 mm का। फिर आप और आगे बढ़े, फिर आपने देखा कि वहां पे आपको 2 mm का और मिल गया इंड्यूलेशन, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 4। समझ गए बात? ये था यहाँ पे 1 mm, 1 mm हो गया, यहाँ पे 1 mm, यहाँ पे 2 mm, यहाँ पे मान के चलो 3 mm, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 1 2 4 और 7, 7 mm का क्यूमुलेटिव हो गया। ये होता है क्यूमुलेटिव एंड्यूलेशन। तो ऐसा वो बोल रहा है कि जैसे पर किलोमीटर ऑफ रोड पे कितना क्यूमुलेटिव एंड्यूलेशन है, उसे हम बम्प इंडिकेटर से मेजर करते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि जो रोड में अनइवननेस है वो कितनी है। आप देखते होगे, आप जब गाड़ी चलाते हो तो देखते होगे कई गड्ढे हैं रोड पे, वही क्या कहलाते हैं? वर्टिकल एंड्यूलेशन कहलाते हैं। कुछ जो गड्ढे होते हैं वो, उसमें आपकी गाड़ी कैसे होती है? वर्टिकल एंड्यूलेट होती है। तो वही जो गड्ढे होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकल एंड्यूलेशन। उन्हीं सबको मेजर किया जाता है पंप इंडिकेटर के हेल्प से। जिसे CRRI ने डेवलप किया था। CRRI ने डेवलप किया था। कब CRRI कब फाउंड हुई थी? आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं, CRRI कब बनी थी, किस सन पे बनी थी, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसने बम्प इंडिकेटर को इन्वेंट किया था, और बम्प इंडिकेटर क्यूमुलेटिव, वेरी गुड, 51, 51, 95 तो बिल्कुल भी गलत है, 51, 1951, 50 को फिर भी सही कह सकते हैं, 51 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। आप आंसर दे रहे हो, दिट इज़ अ वेरी गुड थिंग। गलत होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने भी आपसे जब पढ़ाया था तब भी बोला था, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं एक ही बार बताऊंगा और आपको याद हो जाएगा। यू हैव टू रिपीटेटिवली आपको उन लिस्ट को देखना होगा, तभी आपको याद होगा, है ना। और ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपने देख लिया, आज आपको याद है, फिर कुछ दिनों बाद तक नहीं देखो तो भूल भी जाते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको भूलना वो होता रहता है। बट आप जब रिपीटेडली से देखते रहोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, दिमाग में जब भी पढ़ोगे कि यार तो एक बार ध्यान कर लिया, अच्छा कब बना था, तो उससे ये सब चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आपका आंसर गलत है, नो नीड ऑफ सॉरी। बस ये है कि आप आंसर दे रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। फिर उसके बाद अटेम्प्ट कर रहे हो, वेरी गुड थिंग। फिर आपको याद तो हो ही जाएगा। एज पर IRC, ये आपको अनइवननेस इंडेक्स समझ में आ गया। क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन को कैलकुलेट करना पर हॉरिजॉन्टल लेंथ पे, एज पर IRC। फिर IRC आ गया, मैंने बताया था IRC क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। अब IRC का देखिए, IRC को कब फॉर्म किया गया था, ठीक है, आप लिखिए जरा कब फॉर्म किया गया था IRC को चैट में। सही गलत सब चलेगा, बट आप एक अंदाजा लगाओ कब हुआ होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंकित, अनिल, अनामिका, वेरी गुड। की गलत नहीं, ऐसे ही पढ़ते रहना। आईआरसी फिर एक डॉक्यूमेंटेशन बॉडी है। उसने फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए थे। उसने बताया था कि यदि अनइवननेस इंडेक्स 1500 mm पर किलोमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब कि जो वर्टिकल इंडुलेशन है वो 1500 mm पर किलोमीटर से ज़्यादा है, उस केस, ओ सॉरी कम है, पहला केस है कम है, 1500 mm पर किलोमीटर से कम है, उस केस में हम पेमेंट को क्या बोलेंगे? पेमेंट गुड है, अच्छी पेमेंट है। यदि पेमेंट अच्छी है, यदि 1500 mm पर किलोमीटर से कम है अनइवननेस, वर्टिकल एंडुलेशन, ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। ऐसे पेमेंट को हम कहते हैं गुड पेमेंट। कुछ बुक्स में आप ये भी देखोगे कि इसके अंदर भी कुछ रेंज दी हुई है कि 100 से कम है तो उसे हम वेरी गुड कहेंगे, 100, 50, 80 से कम है तो एक्सीलेंट कहेंगे। दैट इज नॉट नीड टू बी रिमेंबर, आपको सेंटीमीटर में वो उनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बट आपको ये जो है ये आपको याद होना चाहिए कि यदि 1500 से अंदर है दैट इज वेरी गुड, दैट इज गुड। और 1500 से लेके 2500, यानी कि 1500 से लेके 2500 के बीच में है mm पर किलोमीटर। इसकी यूनिट भी ध्यान रखिए, कई बार CM SM में भी, CM में सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है। तो आपको आप मतलब यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू CM ऑल्सो, सेंटीमीटर ऑल्सो। इस टाइप की पेमेंट को हम क्या कहेंगे? सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब हाँ ठीक है, काम चलाया जा सकता है, इस टाइप की भी पेमेंट होती है। तो यहाँ पे हम पैच वर्क करके, पैचिंग करके उस पेमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। बट यदि 2500 से ज़्यादा है, 3200 तक है, मतलब 2500 से लेके 3200 mm पर किलोमीटर है, तो उसे हम कहते हैं बैड पेमेंट, वो अच्छी नहीं है, ख़राब है।
और 3200 से भी ज़्यादा होगी तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है पैसेंजर के लिए। तो ये लिमिट आपको याद रखना जरूरी है, इस लिमिट से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस लिमिट में होगा तो। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कोई डाटा दे देगा, बोल दिया उसने 1700 mm पर किलोमीटर है, या सेंटीमीटर में भी दे सकता है तो 170 लिखेगा, इसके बीच में है तो बताइए आपकी पेमेंट कैसी है। तो आपको बताना होगा कैसी पेमेंट होगी, वो सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पे पैच वर्क करके काम किया जा सकता है। और यदि ये इस केस में आ रहा है तो यहाँ पे हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा उस पेमेंट को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा भी किया जा सकता है, ये वैल्यू देके पूछ लेगा कि यहाँ पे पैचिंग किया, पैचिंग से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, कि रिकंस्ट्रक्शन करने की बात है, रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होगी। लेंथ वाइज होता है, बिल्कुल लेंथ वाइज होता है। ये देखिए आप यूनिट भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पर किलोमीटर, लेंथ वाइज होता है। लेंथ वाइज होता है मतलब गाड़ी ऐसी चल रही है, बम्प इंडिकेटर अटैच हो जाता है व्हीकल में, बम्प इंडिकेटर अटैच हो जाएगा, ये मान के चलिए पेमेंट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बम्प इंडिकेटर, और यहाँ पे कोई भी एंडुलेशन है, ऐसा कुछ एंडुलेशन है, वो इस एंडुलेशन को मेजर करता रहेगा। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है कि आप लेंथ वाइज ही यूज़ कर रहे हैं, बल्कि रोड में तो विद भी हो सकती है, विद भी होती है, हो सकता है बीच में पैचेज हो, बीच में नहीं हो, तो उसे हम वहाँ पे भी ऐसे चला के देखते हैं, उन सब चीज़ों के टेक केयर करते हैं कि कौन सा पाथ हमको लेना चाहिए। मतलब एक ही पैच है, छोटा मोटा पैच है, तो हम उसको उसमें कंसीडर कर लेते हैं पर इंजीनियरिंग अपने लॉजिक का यूज़ करके, कि एक बार यहाँ से चला के देख लिया, दो बार यहाँ से चला के देख लिया, तो वो छोटा सा पैच है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं उन सब चीज़ों में, दो बार रन करके या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को कवर करा के एक साथ। इट क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आई, यही डाउट था ना आपका अंकित? अंकित श्रीवास्तव, यही डाउट था आपका, ये लेंथ वाइज क्लियर होता है क्या? लेंथ वाइज क्लियर होता है, यही डाउट था, क्लियर? ओके, आप याद रखिए एज पर IRC अनइवननेस क्या होती है, कितनी होती है, और किस टाइप से हम पेमेंट को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। आवाज़ आ रही है आपको? कोई टर्बुलेंस तो नहीं हो रहा है, वाइब्रेशंस तो नहीं हो रहा है, कुछ वो तो नहीं हो रहा है? क्योंकि चार्जिंग के कारण हो सकती है, यदि मैं लैपटॉप को चार्ज पे लगाता हूँ तो होता है। अभी मैंने चार्जिंग पे लगाया क्योंकि डिस्चार्ज होता है लैपटॉप, इसलिए तो ये मेरी मजबूरी है इसे लगाना। आ रहा है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है उससे अभी मेरा? ठीक है, मैं डिस्चार्ज पे कर देता हूँ, बता रहा है कितना चलेगा अभी, ठीक है। फैन की आवाज़ आ रही है, वो एक्चुअली में जब मैं चार्ज पे लगाता हूँ तो उसके कारण वो आवाज़ आने लगती है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। अभी ठीक है, अभी चल जाएगी क्लास। चलिए अब हम समझते हैं कैम्बर को। कैम्बर को हम क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। कैम्बर, कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस बाय राइजिंग द मिडिल सरफेस ऑफ द रोड। रोड के मिडिल सरफेस को हम राइज करके हम कैम्बर को प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्यों प्रोवाइड कराते हैं? कोई मैसेज में लिखना चाहेगा कि क्यों प्रोवाइड कराते हैं हम कैम्बर को? कैम्बर को क्रॉस स्लोप को क्यों देते हैं? हम सेंटर वाला पोर्शन उठा देते हैं ताकि जो ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, इस टाइप का पेमेंट आ जाता है। ये जो पेमेंट होता है, पेमेंट स्ट्रेट ना रह के ऐसा नहीं रहता, बल्कि कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ड्रेनेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ताकि, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, रेन वाटर हटाने के लिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ताकि क्या होता है, यदि पानी गिर रहा होता है, पानी आ रहा होता है, तो पानी एक्यूमुलेट ना हो, वहाँ पे पानी जमा ना हो, पानी क्या हो, सीधे ड्रेन ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, सो दैट हम इस टाइप के अरेंजमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि क्या पर्पस होता है कैम्बर का देने का या क्रॉस स्लोप का देने का, कि हम ड्रेनेज कर पाए, उसका जो भी पानी एक्यूमुलेट हो रहा है सरफेस पर वो हट सके। दो तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं, तीन तरीके होते हैं, एक और होता है, उसे हम शायद अगली स्लाइड में कवर कर रहे हैं। पहला जो कैम्बर देने का तरीका है, दैट इज स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर
ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेंटर पोर्शन को राइज कर देते हैं और स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देते हैं। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, 1 in n। 1 in n क्या होता है? 1 in n इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, आज ही डिस्कस करेंगे कि 1 in n का मतलब क्या होता है। अभी आप थोड़ा सा समझ लो, ईजी है, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ 1 in n क्या होता है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर क्या होता है? जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से इसे राइज कराते हैं, यदि ये W इज द व्हाट, विड्थ ऑफ द वर्टिकल। अंकित श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट में भी रहे सो यूज्ड कैम्बर। वर्टिकल अलाइनमेंट में भी रहे तो यूज्ड कैम्बर। अच्छा, वर्टिकल अलाइनमेंट में भी हम देखो कैम्बर को हम यूज करते हैं यदि जब तक कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं होती कि जहाँ पे व्हीकल वर्टिकल अलाइनमेंट में भी रहे व्हीकल को यूज कैम्बर। व्हीकल वर्टिकल में कैसा रहेगा? मैं समझा नहीं हूँ, मतलब एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा ये कंप्लीट कर देना, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस को लेता हूँ, तब तक आप लिखिए उसको। स्ट्रेट लाइन कैम्बर क्या है? स्ट्रेट लाइन हमने कैम्बर दे दिया है, ये रोड इस डायरेक्शन में जा रही है ऑन द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ प्लेन, मतलब ऐसी रोड जा रही है ऐसी, और ये आपको चित्र यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये रोड का क्रॉस सेक्शन है, इसको हमने यहाँ से उठा दिया है स्ट्रेट लाइन की सहायता से। और ये होता है पैराबोला। पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर में क्या करते हैं हम, एक पैराबोला के शेप में यहाँ पे कैम्बर देते हैं, पैराबोला बन जाता है। कब कौन सा देते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है ये दिया जाता है जनरली सीसी रोड में। अच्छा सॉरी, पर व्हीकल अलाइनमेंट में भी रहे। हाँ व्हीकल, मैंने वर्टिकल इसलिए पढ़ा क्योंकि वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, व्हीकल अलाइनमेंट में भी रहे इसलिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, व्हीकल अलाइनमेंट में रहे इसलिए कैम्बर नहीं देते। व्हीकल अलाइनमेंट में रहे तो ये तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है ना, व्हीकल अलाइनमेंट में रहे तो कैम्बर यूज करेंगे। प्राइमरी पर्पस क्या है कैम्बर देने का? प्राइमरी पर्पस है रेन वाटर को हटाना, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर को हटाना। बाकी व्हीकल उसमें रहे, अलाइनमेंट में रहे, वो कैसे रहता है ऐसे हम देखेंगे अभी, इसी में देखेंगे पैराबोला को जब हम डिस्कस करेंगे। इसलिए दिया नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि इसीलिए हम देते हैं, वो उसके कारण हो जाता है। ऐसी क्या 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 कारण होता है उसे हम डिस्कस करेंगे अभी। स्ट्रेट लाइन के अंदर कहाँ दिया जाता है? सीसी रोड में दिया जाता है, सीसी रोड में दिया जाता है, सीसी रोड में दिया जाता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। सीसी रोड में इसलिए दिया जाता है क्योंकि सीसी रोड में हमें बहुत ज़्यादा कैम्बर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीसी रोड में हम बहुत ज़्यादा कैम्बर नहीं देते, सीसी रोड पहले ही से इतनी स्ट्रांग होती है। मैंने बताया था, नहीं बताया शायद, पेमेंट अभी अपना नहीं हुआ है। तो सीसी रोड, हाँ शायद बताया था, ऑल वेदर रोड में बताया था ना। ऑल वेदर रोड में जनरली हम सीसी रोड देते हैं क्योंकि सीसी रोड काफ़ी स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल होती है, उस पर पानी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी के कारण खराब नहीं होती। पर यदि वो बिटुमिनस रोड होगी तो पानी में बहुत जल्दी खराब होती है, जिसमें पानी का एक्लिमिनेशन हो रहा है। तो इसलिए सीसी रोड में कैम्बर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है बिटुमिनस रोड की अपेक्षा। इसलिए वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर को दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन को देख के ही पता चल रहा होगा ना कि इसे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं दे सकते। ये दिया जाता है जनरली बिटुमिनस रोड में, और उन रोड में जहाँ पे हाई हाई स्पीड व्हीकल मूवमेंट अलाउ होता है, जहाँ पे हाई व्हीकल स्पीड मूवमेंट अलाउ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सेंटर पोर्शन होता है, सेंटर पोर्शन बहुत हद तक कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि ये डायग्राम जो है वो स्केल पे नहीं है, डायग्राम स्केल पे नहीं है, स्केल पे बना भी नहीं सकते क्योंकि कैमरा इतना बड़ा थोड़ी होता है, बहुत बहुत छोटा सा होता है, बहुत हल्का होता है। इतना, यदि मैं इतना छोटा आपको बनाता तो आपको विजुलाइज ही नहीं होता, दिखता ही, समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने जानबूझ के इसको डिस्टॉर्ट करके बनाया है, स्केल पे नहीं बनाया है, सो दैट आपको ये विजुलाइज हो सके। तो आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे जो तीखापन है, शार्पनेस है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंपेरेटिवली कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो हाई स्पीड जाने वाले जो व्हीकल्स होंगे उनके लिए कौन सा टाइप का कैम्बर कंफर्टेबल होगा? पैराबोलिक कैम्बर रादर देन दिस।
तो ऐसा कैम्बर जनरली वहाँ पे देते हैं जहाँ पे हाई एक्सप्रेस वे हो गए, हाईवेज हो गए, स्टेट हाईवेज हो गए, वहाँ पे ये सारे कैम्बर्स हम देते हैं। अब तीसरा टाइप है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन भी है, पैराबोला भी है। यहाँ पे फिगर में मैंने बताया यहाँ तक क्या है स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद क्या पैराबोला है, यहाँ तक क्या है स्ट्रेट लाइन है, फिर पैराबोला है। बाजू में एजेस पे हम स्ट्रेट लाइन दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे एकदम से पानी निकल जाएगा, बढ़िया अच्छा रहेगा। और बीच वाले पोर्शन के में जो शार्पनेस आती है स्ट्रेट लाइन के कारण, उससे बचने के लिए हम पैराबोला यहाँ पे दे देते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है? और ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा है GRADIENT, ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर। इसे आप अभी नोट कर लो, नोट कर लो। बाकी जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ेंगे, वर्टिकल ग्रेडियंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, क्योंकि वर्टिकल अलाइनमेंट वो टॉपिक है ना, इसलिए मैंने वो उसको वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ लिया था। वर्टिकल अलाइनमेंट जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसे हम ग्रेडियंट को समझेंगे। अभी आप इसको बस नोट कर लो कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर। ठीक है, तो ये तीनों कैम्बर के टाइप आपको क्लियर है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। फिर यहाँ पे आईआरसी फिर आगे आपको फिर पता है आईआरसी क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन बॉडी है जो डॉक्यूमेंट को तैयार करती है, डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करती है। तो आईआरसी ने फिर यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी है कि किसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, किसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए। आई थिंक क्या मुझे आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही हो जो कह ना पा रहे हो, मतलब जो बोल ना पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। 17 ज्वाइन है, हाँ 17 ही थे अभी कुछ देर पहले, तो अभी भी 17 है। तो आई थिंक सभी कंफर्टेबल है। यदि किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि इट्स ओवर देन आधे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गई है ना। तो यदि किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कम से कम ये तो कवर हो जाए, ये कवर हो जाए, फिर उसके बाद आप बताना कि आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें। आईआरसी फिर कहता है कि जो लिमिट है कैम्बर की वो कितनी होना चाहिए। आईआरसी बोलता है कि सीसी या सीसी रोड है या हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस रोड है, बिटुमिनस रोड है, तो उस केस में हैवी रेनफॉल वाले रीजन में, जहाँ पे रेनफॉल जनरली हाई होती है, वहां पे 2% हमको कैम्बर देना चाहिए। और जहाँ पे लाइट रेनफॉल होती है वहां मिनिमम हमें 1.7% कैम्बर देने की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद रखना होंगे, ये याद हो जाएंगे आपको, काफी इजी है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से ऐसे अपन देख सकते हैं 3, ये टेबल आपको बनाना होगी बस। टाइप ऑफ पेमेंट लिखना, पहले सीसी बिटुमिनस रोड, फिर थिन बिटुमिनस रोड, डब्ल्यूबीएम या ग्रेवल वाली रोड, या अर्दन रोड, सबसे लास्ट में आएगी अर्दन रोड। आपको भी पता है कैम्बर देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस पे है, अर्दन रोड पे है। तो अर्दन रोड पर सबसे ज्यादा कैम्बर है लाइट में। तो ये 3 से 3 यहाँ पे गया, ये अभी हैवी रेनफॉल हो रही है डब्ल्यूबीएम में, ये 3। अब यहाँ पे ये 2 आया और 2 यहाँ पे गया, ये 2, बस मतलब ये 2। यहाँ पे 2.5 यहाँ पे आ गया, इसका 2.5 यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड, एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ मैं, मतलब वो आपको वैसे दिख ही रहा होगा। ये 3 यहाँ पे आया, ये 2.5 यहाँ पे आया और ये 2 यहाँ पे गया, ऐसा कुछ था वो, है ना। इसको आपको ऐसे नोट डाउन करना है, उसे याद करना है, एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसे समझाया नहीं जा सकता कि इतना होता है तो क्यों होता है, क्या है। जैसा मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, वही मैंने आपको बताया, डाटा दैट हैज टू बी रिमेंबर, आपको ये याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इसके पीछे एक मैं जनरल आइडिया आपको दे सकता हूँ कि ये वैल्यू घट क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है। वो ये कि कैम्बर जो होता है ना, कैम्बर की वैल्यू, कितना कैम्बर देना है, वो डिसाइड कैसे होता है। वो ऐसे डिसाइड होता है कि मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, किस टाइप का मटेरियल है, रेनफॉल कितनी है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कम रेनफॉल हो रही है, दैट फैक्टर डिसाइड कि कितना वहाँ पे कैम्बर देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको ऐसे बहुत हमको हैवी कैलकुलेशंस नहीं करना होते हैं इसमें कि हम कैलकुलेट करने बैठ गए कि कैम्बर कितना लगेगा और कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो आईआरसी की गाइडलाइन है, उसके तहत हम कैम्बर को दे देते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइन है, इसके तहत हम कैम्बर को देते हैं। यहाँ पे आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीसी रोड है, सीसी रोड अच्छी रोड होती है, उसका सरफेस अच्छा होता है, वहाँ पे कैम्बर की रिक्वायरमेंट कम है। बिटुमिनस में कैम्बर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेरेटिवली सीसी रोड और डब्ल्यूबीएम और ग्रेवल में। लेन पर भी डिपेंड करता है। देखो लेन पर डिपेंड करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे, लेन पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। देखो लेन पर डिपेंड करेगा
इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा विड्थ होगी लेन की, उतना ज्यादा सेंटर पोर्शन की हाइट रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो परसेंटेज तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? यदि हमने बोला है 2% देना है, तो विथ बड़ी है, पर 2% तो हमें देना ही देना है। 2% हम कैलकुलेट करेंगे, इस विथ का 2% कितना है उतना हम दे देंगे। समझ में आ रहा है बात? अमाउंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चौड़ी होती जाएगी वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। लेन लेन पर्टिकुलरली लेन इसकी बात नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेन पे हम इसको अलग अलग तरीके से दे देंगे। इंडिविजुअल लेन पे तो नहीं, जैसे एक साइड पे देना है तो वहाँ पे हम दे देते हैं। कई बार आइसोलेटेड लेन्स बनाई जाती हैं तो वहाँ पे हम दे सकते हैं, बट बी लेन एक के बाजू में एक है, उस केस में हम अलग तरीके से दे सकते हैं वहाँ पे। क्लियर? क्लियर? अंकित श्रीवास्तव, आप यही पूछना चाहते हो? मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था आपका। 2% पर मीटर नहीं, 2% का मतलब है, जैसे बोला है यहाँ पे 1/50। 1/50 का मतलब है 2%। 1/50, सॉरी यहाँ पे मैं ब्लैक स्क्रीन लाता हूँ। क्या बोला है मैंने? 1/50 का मतलब है 2%। कैसे? 1/50 इंटू 100 इज इक्वल टू वट? 2%। इज इट क्लियर? यही होगा ना, 5 दूनी 10, हाँ 2%। 1/50 का मतलब क्या है कि यदि हम 50 मीटर या 50 यूनिट, टू बी मोर जनरल 50 यूनिट, यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कितना जाना है? 1 जाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 150, 1/50। अब ये 50 कितना भी हो सकता है, ये 50 किलोमीटर हो सकता है यदि हम 50 किलोमीटर, सॉरी, ये 50 कितना भी हो सकता है यदि ये 50 किलोमीटर है। तो हम यदि चल रहा है 1/50, इसका मतलब क्या है कि 50 किलोमीटर हम इस डायरेक्शन में गए तो इस डायरेक्शन में कितना जाएंगे? 1 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, ये होता है 1/50 का मतलब। अब यदि बोला जा रहा है 4%, ये कितना होगा? 1/25। इज इट क्लियर? यदि हमें 1/25 का मतलब यदि हम 25 यूनिट जाते हैं तो इस डायरेक्शन में कितना जाना होगा? 1 यूनिट। 50 जाते हैं तो कितना जाना होगा? 2 यूनिट। यदि हम 1/25 की बात कर रहे हैं, 1/25 की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होगा? 4%। ये है परसेंटेज का मतलब। ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा, बट थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वो याद दिला दिया। अभी तो मैं इसको शायद स्किप कर जाता, वैसे मैं बताता आज, नहीं तो कल जरूर बताता, पर ये सही समय था इसको बताने का। अभी कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक को अभी बताऊं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कल, ठीक है कल बताते हैं, कोई बात नहीं। आपकी भी सारे बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, मेरी भी बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं रात में, बहुत देर तक लैपटॉप के सामने बैठे हुए। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव। ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव। कर सकते हैं, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्लासेस ओवर। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के लिए यू हैव टू कांटेक्ट फॉर द मैनेजमेंट ओनली। आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए इसके बारे में। रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 5 लोग बचे हुए हैं, यदि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लासेस ओवर, आज की क्लास ओवर है।
नोट्स नोट्स वैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ यही नोट्स हैं, इन्हें ही आपको नोट्स करना है ऑन द लाइव क्लास, ड्यूरिंग द लाइव क्लास, बट स्टिल मैं आपको नोट्स दे दूंगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ सम पर्टिकुलर टॉपिक। जब एक पर्टिकुलर टॉपिक जब एंड हो जाएगा, पर्टिकुलर एक सेक्शन पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, चाहे वो ज्योमेट्रिक डिजाइन का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो, तब मैं आपको नोट्स दे दूंगा। बट नोट्स यही है और क्या है, मतलब यही नोट्स है वैसे तो। बट फिर भी यदि मतलब ऐसे मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम करके दे सकता हूँ आपको। ये नोट्स है ना, ये नोट्स सफिशियंट नहीं है क्या? ये आप यहाँ पे नोट्स बनाते नहीं हो पर अच्छा, नोट्स आप बनाइए, तुरंत बनाइए, मतलब जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तब के तब आप नोट्स बनाइए। और कोशिश करना नोट्स बनाने की, यदि नोट्स नहीं बना पाते हो इन एनी केस, तो यू हैव द एबिलिटी टू टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके पास ये फैसिलिटी है। वेरी गुड। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, तो स्क्रीनशॉट के थ्रू आप नोट्स बना लीजिए अपने। आपके ही जो नोट्स होंगे दैट इज द मतलब वो ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। आपके जो नोट्स होंगे, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, वो ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। बाकी एन नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कई सारी बुक्स हैं मटेरियल की बात करी जाए तो। और किसी को कोई डाउट है तो नोट्स बनाइए जरूर। एनी डाउट? शैल बी लीव? चलिए, ओके, आई एम लीविंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। अर्पित अग्रवाल, गैलेक्सी के नाम से जो भी रजिस्टर्ड है, राहुल एस। गुड नाइट। ओके जी हाँ, बाय बाय।